जी दीदी, ज़रूर। दे रही है मगर। और भी हम आपके जो फ्रेंड होंगे ना उनको भी आप आमंत्रित करो, सीमा बहन, जी ठीक है। दीदी। ओके ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अगला सत्र आरंभ करती हूँ। तो आदरणीय आदरणीय कल्पना बहन जी, वो हमारे आज के हमारे योगा मुख्य वक्ता जी आदरणीय अ, जुड़े हैं। जी जी ओम। जुड़े हैं। जी जी जी। सदन को नमन, गुरु सत्ता को नमन करते हुए आज जो हमारे मुरली मनोहर जी श्रीवास्तव जी बाबू जी है उनको आमंत्रित करते हैं पुनः। कल का सत्र था उनका और बहुत अच्छा सत्र रहा था, वो देश के लिए और विश्व के लिए था। आज भी बाबूजी पूरे भाव से हमको अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करेंगे, आलोकित करेंगे। इसी भाव के साथ आपको आमंत्रित कर रहे बाबूजी, तो आप अपना शुरुआत करिएगा अपने सत्र को। जी बाबूजी। ओम। सभी साधकों को नमन। भारतीय मनीषा की इस अद्भुत व्यवस्था और अद्भुत योग साधना में देख करके आप सबके साथ जुड़ करके मैं अभिभूत हूँ। मैं जो कि अपना विषय है, हमको जो बताया गया था कि किसान और देश कैसे संपन्न हो, कृषि कार्य कैसे अच्छा उन्नत हो और हर घर घर में खुशी हो, इस विषय पर ही मैं अपनी बात कल जो कही थी। हो सकता है कुछ लोग नए जुड़े हों आज और जिन्होंने कल बात ना सुनी हो, तो मैं कुछ सारांश में अपनी बात पहले रखना चाहता हूँ। उसके बाद में फिर आगामी जो नई बात है रखेंगे। मैं एक परिवार के रूप में किसान परिवार में जन्म लिया और किसान होने के नाते मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि किसान कितनी मेहनत करता है और उसको प्रतिफल के रूप में ना के बराबर मिलता है, केवल किसी प्रकार से जीवन चलता है। तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमने अन्नदाता किसान संगठन बनाया और उस अन्नदाता किसान संगठन के माध्यम से हमारे बेटे वर्णन श्रीवास्तव और अशोक श्रीवास्तव जी हमारे रिलेशन में हैं और भी हमारे मित्र लोगों ने सबने मिलकर के जबलपुर हाईकोर्ट में केस दायर किया। उस केस के परिणाम स्वरूप 2009 में हमें अच्छी सफलता मिली और सफल जो हमारे खाद्यान्न हैं, जो अनाज किसान पैदा करते हैं, उनमें जो एमएसपी के स्तर में जो आते हैं उनकी सबके लगभग 1.5 गुना रेट बढ़े। 620 रुपया धान का रेट था और 825 हुआ था, उसी अनुपात में सारे जिनके बड़े थे। तो एक बड़ी उपलब्धि अन्नदाता किसान संगठन को हुई और उसका लाभ पूरे देश को मिला। इसी संदर्भ में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां हुई, जैसे कि दक्षिण भारत के केरल के कुछ किसानों ने अपने शरीर की मुंडियां रखकर दिल्ली में प्रदर्शन किया। विभिन्न प्रकार की योजना वाले लोगों ने विरोध किया इस बात का कि हमको किसान गरीब हैं, गरीबी कैसे मिटे। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने काम किया है और अभी हमारा एक केस जो हमने जीता है दोबारा 2017-18 में, वो है एमएसपी को से कम में बिक्री दंडनीय अपराध होना चाहिए। उस संदर्भ में चूंकि कुछ प्रदेशों ने माना है, कुछ प्रदेशों ने नहीं माना है, परंतु अधूरा है। दंडनीय अपराध तो जन सामान्य को होना चाहिए, केवल गवर्नमेंट को नहीं। गवर्नमेंट एमएसपी से कम में नहीं खरीदती, ठीक बात है, परंतु जन सामान्य जो खरीदता है, जैसे अब बाजार में हमारे यहाँ ज्यादा अनाज आ गया तो ठीक है, व्यापारी लोग उसका एमएसपी से कम में खरीदते हैं, तो इनको भी दंडनीय अपराध होना चाहिए, हमारी ये मांग है। और दूसरी हमारी मांग है कि हर हाल में एमएसपी का निर्धारण औद्योगिक नीति के अनुसार होना चाहिए। यदि एक सुई बनाने वाला व्यक्ति अपनी सारी लागत लगाता है, कीमत लगाता है, उसका व्यय लगाता है, परिश्रम का लगाता है और संसाधनों का लगाता है, परंतु किसानों के लिए ये सब चीजें नहीं जोड़ी जाती। किसान तो केवल उसकी मजदूरी मुश्किल से जोड़ी जाती है और एमएसपी निकाल देते हैं। हमने अपनी एक पुस्तक है अन्नदाता की आत्महत्या, ये पुस्तक हमने लिखी है। इस पुस्तक में माननीय मुन्नीलाल जी जो हमारे साथ में उपस्थित हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, इनका भी एक लेख है और भी बहुत से मित्रों का लेख है और इसमें हमने समस्या और समाधान करके एक चैप्टर है जो भारत सरकार यदि हमारी बात को मान ले तो बिना किसी अतिरिक्त व्यय के
जितना भी सरकार जिस योजना में खर्च कर रही है उस योजनाओं में उससे कम खर्च करना पड़ेगा उन्हीं योजनाओं में, और भारत की गरीबी मैं समझता हूँ 3-4 साल में समाप्त हो जाएगी। गरीबी रेखा समाप्त हो जाएगी। आपका जो फ्री में जो 2 रुपए किलो अनाज देना पड़ता है ये समाप्त हो जाएगा। हमें आश्चर्य होता है कि 2 रुपए किलो अनाज सरकार दे रही है और 5 रुपए किलो पिसाई लग रही है। हम गेहूं पिसवाने जाते हैं चक्की पर तो 5 रुपए किलो लेता है। तब ये बताएं कैसे हम सफलता की ओर जा रहे हैं, है ना। हमारे सरकार के ऊपर भी बोझ बढ़ रहा है और किसान को भी वो पैसा नहीं मिला जिसकी मजदूरी है। तो इन सब समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने लड़ाई लड़ रहे हैं और प्राकृतिक खेती होना चाहिए, इस पर भी हमारा एक कार्यक्रम है। इसमें हमने इसी पुस्तक में हमने वो भी लिखने का प्रयास किया है कि हम प्राकृतिक खेती कैसे कर सकते हैं, अमृत जल कैसे बना सकते हैं, अमृत मिट्टी कैसे बना सकते हैं, हमारे यहाँ केंचुए कैसे ज्यादा पैदा हो सकते हैं, कीटनाशक का उपयोग ना करें तो हमें सफलता कितनी अधिक मिल सकती है। तो उसका प्रयोग भी किया है हम लोगों ने और प्रयोग में भी हम सफल हुए हैं। कुछ जमीन में हमने यूरिया का प्रयोग किया और कुछ में केवल हमने जो अपने तरफ से बनाए अमृत जल अमृत मिट्टी को उसको डाला, और उसमें जहां हमने अमृत मिट्टी और अमृत जल डाला वहां पर माऊ नाम का रोग होता है धान का, उसमें वो नहीं लगा, और जहां नहीं डाला वहां लगा। तो इस टाइप से हमारी प्राचीन पद्धति जो थी वो बहुत ही कारगर और विशुद्ध पद्धति है। तो हम इसका भी प्रयास कर रहे हैं कि विशुद्ध पद्धति हमारे देश में फिर लागू हो, इससे बीमारियां भी कम होंगी और हम सुखी रहेंगे। इसी के साथ साथ हमारा एक और काम है जो मैंने कल भी बताया था कि किसानों को कुछ अतिरिक्त लाभ मिलना चाहिए। उनका जो फसल है उसका गेहूं का चावल का अन्य संसाधनों का लाभ तो उनको पैसा का मिल जाता है, परंतु जो हमारे वेस्टेज हैं कृषि अपव्यय जो भी है मतलब वो उन संसाधनों को भी लाभदायक बनाया जा सकता है। इसके लिए हमने पराली जो है, पराली से दीपक, कुल्हड़, चम्मच, प्लेट, थाली आदि आदि बनाए हैं। और इनकी विशेषता ये है कि जैसे ही इनका उपयोग करके हम फेंकेंगे, यदि पानी में फेंकेंगे तो मछली खाएगी, मगर खाएंगे, जमीन में फेंकेंगे तो कुत्ता बिल्ली से लेकर गाय तक खाएगी और पशु पक्षी भी खाएंगे। तो ये 100% केमिकल रहित है, किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। इसको हम लोगों ने नाम रखा है परविशुम। परविशुम का मतलब है प्राकृतिक विघटनकारी सुपाच्य। केवल विघटनकारी नहीं है, ये पचने वाला भी है, सुपाच्य मानक। तो इन सब को हम लोग बना रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि पूरे देश के लोग जो जिज्ञासु हैं, जो कुछ काम करना चाहते हैं, वो सब हमारे साथ अन्नदाता किसान संगठन और जन सरोकार हमारे एफपीओ का नाम है, फार्मर ग्रुप का। सारे एफपीओ तो जुड़े हैं और जो एफपीओ में नहीं है वो भी चाहें तो जन अन्नदाता किसान संगठन से जुड़ करके और अपन एक लड़ाई लड़ें। इस संदर्भ में मैं हमारी जो प्रारंभिक बातें थी वो मैं आपके सामने कल भी रखा था, आज भी रखी। अब मैं समझता हूँ कि वर्णन को अपन ने जोड़ा है तो वो अपनी बात रखेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ओम, आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम वर्णन श्रीवास्तव है। मैं एडवोकेट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हूँ। जैसे पापा ने बताया कि जो आज का टॉपिक है वो है किसान और देश। सबसे पहले तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद हमारे देश ने हर दूसरे देश की नकल करनी चाहिए, हर दूसरे देश की तरफ आकर्षण हमारा बढ़ा, पर वास्तव में जो हमारा मूल देश था जिसके कारण दुनिया हमारी तरफ आकर्षित थी, उस ओर हमने देखना ही बंद कर दिया। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से एक बात बताना चाहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है कि जो अगर सशक्त हो जाए तो पूरे विश्व की खाद्यान्न समस्या खत्म कर सकता है, और यही इंटरनेशनल षड्यंत्र भारत से किसानी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोग ने जब ये लड़ाई चालू की थी तो मैंने जब अपनी शोध की थी उसमें मुझे पहले बाद में पता चला कि भाई 3 बेसिक नीड्स होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन चलाने में, रोटी, कपड़ा, मकान। अब आपने जब भारत सरकार, जो भी सरकारें थी उस समय, उन्होंने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनको मूलभूत आवश्यकता की कैटेगरी में रखा। कपड़ा और मकान ये दोनों भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं।
रोटी का निर्णय, रोटी कितने रुपए की होगी, उसके अनाज की क्या कीमत होगी, उसको क्या उसको मिनिमम सपोर्ट दिया जाएगा, ये सारे निर्णय गवर्नमेंट लेती है। और कपड़ा बनाने वाली मिलें या ईटा या रेत इकट्ठा करने वाले ठेकेदार अपने अपने प्रोडक्ट्स में अपनी अपनी खुद की वैल्यू भी ऐड करते हैं। पर केवल एग्रीकल्चर और केवल किसानों का प्रोडक्ट ऐसा है जहां पर उस चीज का जो निर्धारण होता है, रेट का निर्धारण, वो गवर्नमेंट करती है। ऐसा क्यों? क्या मकान उतना आवश्यक नहीं है? क्या ईंट का रेट कम नहीं होना चाहिए अगर हमारे अनाज का रेट कम है तो? क्या रेत का रेट कम नहीं होना चाहिए अगर हमारे अनाज का रेट कम है तो? पानी की बोतल ले लीजिए आप, आज 20 रुपए की आप एक पानी की बोतल लेते हैं। पानी तो प्रकृति प्रदत्त है, 1.5 रुपए में वो बोतल तैयार हो जाती है, 20 रुपए में बिक रही है। ऐसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में किसान कहाँ जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से ये बातें मेरे माइंड में चलती थी, तो इसी क्षेत्र में मैंने काम किया। मैंने जब अपनी स्टडी की, एनालिसिस किया, तो मुझे पता चला कि बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं थी जिन योजनाओं में किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि भाई आप ऐसे खेती कीजिए, आप ऐसे खेती कीजिए, आप ऐसे खेती कीजिए। लेकिन जब उन्होंने वो योजनाएं अपनाकर खेती करना चाहिए और उनको नुकसान हो गया तो उनको अबेंडन कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। नुकसान के समय उनके पास कोई खड़ा नहीं था, लाभ उन्हें मिल नहीं पाया, और पद्धति जो आप चेंज करना चाहते थे वो पद्धतियां फेल हो गई। आज हम पारंपरिक, जैसे आपने योग किया थोड़ी देर पहले, अभी ये हमारे सनातन परंपरा का एक अभिन्न अंग है। वैसे ही कृषि हमारे देश की पहचान थी। हम एक कृषि प्रधान देश है, और जब तक हमारे देश की कृषि संपन्न नहीं होगी तब तक हमारा देश विकसित देश कभी नहीं बन सकता। क्योंकि 60% जनता, 70% व्यक्ति या तो किसान है या खेतीहर मजदूर है, उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप आज भी गांव चले जाइए, गांव में आपको लोग किसान किसान, आप किसी भी राजनीतिक मुद्दे को किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्कस कर लीजिए, वो आपको कोई ना कोई उत्तर देगा। पर अगर आप किसी जेन्युइन किसान के पास जाकर राजनीतिक मुद्दा करेंगे तो बोलेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे को बहुत काम पड़ा है, बखरनी करनी है, पानी चलाना है। विषम परिस्थितियों में किसान काम करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी उसमें हम लोगों ने ये कंपैरेटिव स्टडी की, हर एक चीज की, हर एक प्रोडक्ट की, कि अगर कपड़ा व्यापारी को एक कपड़ा बनाने में कितना खर्चा आता है, क्या क्या उसके पास चीजें लगती है, कहाँ कहाँ उस प्रोडक्ट के फाइनल पहुंचने पर उसकी वैल्यू एडिशन होती है। सिमिलरली हमारी किसानों के लिए अगर जानवर को कील भी चुभ जाए और वो कील निकालने में उसको जो खर्चा आता है वो भी वो किसान अपनी धान की फसल की रेट में नहीं जोड़ पाता। सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की कीमत आप ही तय नहीं कर पा रहे, ये अधिकार हमारे किसानों के पास नहीं है। क्यों? और अगर किसानों का प्रोडक्ट मानव हित का है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो रोटी कपड़ा और मकान की भी चीजों को क्यों नहीं उसी तरह तय किया जाए? क्यों नहीं ईंट का रेट भी सरकार तय करे? क्यों नहीं उस पर नियंत्रण करे? क्यों नहीं रेत के लिए भी सरकार प्रोवाइड कराए? वहां पे ठेकेदार इन सब का और ये ट्रांसपोर्ट का सारे दुनिया जान का रेट का इन्वॉल्वमेंट क्यों? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था। जब हम न्यायालय गए, न्यायालय में हमने सब कुछ बताया, पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस किया। मुझसे भारत सरकार के एडवोकेट जनरल साहब ने प्रश्न पूछा कि क्या कैसे आप इसमें मानेंगे कि देश को संपन्न कर सकते हैं? और किसान गरीब है ही नहीं उनकी नजरों में, तो किसान की आय अतिरिक्त आय है, उसके अलावा जो बिजनेस करता है वो उसकी मूल आय है, और किसान की आय अतिरिक्त आय है। इस तरह की बातें मेरे साथ हाईकोर्ट में हुई थी। फिर भी मैंने अपनी बात को रखा वहां पे, बताया कि समर्थन मूल्य एक्चुअल में होता क्या है। थोड़ी देर पहले जैसे पापा ने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो समर्थन मूल्य पे खरीदती है धान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नियम ये है ही नहीं। नियम ये है कि पहली बोली जो मंडी में लगेगी वो समर्थन मूल्य है। मतलब कि जो सबसे खराब धान है वो समर्थन मूल्य में खरीदनी चाहिए, उसके बाद धान की क्वालिटी के हिसाब से उसको खरीदना चाहिए।
और मैं तो ये कहता हूँ, आप सरकार के ऊपर ही जिम्मेदारी क्यों है समर्थन मूल्य पे धान खरीदने की? आप व्यापारियों के ऊपर ही जिम्मेदारी क्यों नहीं डालते? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों ने अपने जर्नी में एहसास की। मैं आपको अब आगामी भविष्य के लिए यही बता सकता हूँ कि हम लोग अगर मिलकर, जैसे मैंने हाई कोर्ट में अभी एक विजय प्राप्त की, छोटी सी विजय है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है उसका। लेकिन आपने अभी सुना होगा कि दिल्ली में जो किसान धरने पे बैठे थे, और अभी वर्तमान में जो पंजाब में किसान लोग बैठे हैं, वो एक जजमेंट लेकर बैठे हैं, वो मेरा ही जजमेंट है। शिव कुमार कक्का जी का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। शिव कुमार कक्का जी मेरा जजमेंट लेकर वहां पे गए हैं, मेरे ही जजमेंट के ऊपर वहां बातें चल रही है। जैसे मंडी अधिनियम हमारे मध्य प्रदेश में है, वैसे ही मंडी से रिलेटेड कोई नियमावली हर स्टेट में होगी। हमें क्या करना है, हमें इकट्ठा होकर राजनीतिक मुद्दा ना बनाते हुए इसे लीगल राइट की तरह हाई कोर्ट में फाइल करनी है पिटीशन। कैसे फाइल करना है, क्या फाइल करना है, ये मैं बता दूंगा। मैं स्वयं, आप लोग चाहेंगे तो वहां पे उपस्थित होकर उसको फाइल कर दूंगा। आप जब इस विषय पे उतरेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि किस तरह एक बहुसंख्यक समाज का शोषण किया जा रहा है। इंटेंशनली अनइंटेंशनली डिफरेंट है, बट हो रहा है। और एक उद्योग नीति हमारे देश में जो है वो किसानों के लिए कहीं भी, हमारे देश में कृषि कार्य अभी भी प्रोडक्शन की लिस्ट में नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट आर नॉट प्रोड्यूसर इन इंडिया, उनके पास वो राइट्स नहीं है। तो ये बहुत कुछ मुद्दे हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं। आप सबका सहयोग चाहिए। जो व्यक्ति पिटीशन लगाना चाहता है वो मुझ संपर्क करे, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि उन्हें खुद को कैसे कंपैरेटिव स्टडी करनी है, कैसे समझे कि क्या हमारे देश में, एक आप लोगों ने शायद पी साईनाथ जी का नाम सुना होगा। पी साईनाथ एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने विदर्भ में किसानों की आत्महत्या की रियल स्टडी कवर की है कि क्या क्या एक्चुअल रीजन थे उनकी मृत्यु के। तो उन्होंने अपनी किताब में ये बताया कि मेजॉरिटी ऑफ फार्मर जिन्होंने सुसाइड किया है वो गवर्नमेंट की फेल्यूर नीतियों के कारण किया। हमारा किसान बहुत मेहनती है, हमारी किसान बहुत बेसिक नीड पूरी करता है। आप जितनी भी बातें कर लें, कुछ भी आप जो भी जीवन दिनचर्या कर ले, अगर आपके पेट में दाना नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो किसान भारत की पहचान है, किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है, इसे बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले बच्चों को किसानी की ओर आकर्षित करना बहुत हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और आप सबका सहयोग आशीर्वाद चाहिए। जो व्यक्ति जहां जहां जिस जिस स्टेट में पिटीशन लगाना चाहता है, मैं उनके पास उनको डायरेक्शन भी दे सकता हूं और वहां पहुंच के मदद कर सकता हूँ। थैंक यू। जी, बहुत सुंदर आदरणीय वरुण जी, और आपको सुन करके, और चूंकि जो आदरणीय बाबूजी के संस्कार हैं वो मैं आपको दिए, और आप किसानों के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं और निःशुल्क कार्य कर रहे हैं, ऐसे सेवा भाव के लिए हम सदन की ओर से आपको नमन करते हैं, आपकी भावना को। और आपने जो कहा है कि हम किसानों के लिए जो भी पिटीशन दायर करेगा उसमें आप मदद करेंगे, तो मैं आदरणीय पवन कुमार जी को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से सादर आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और आपसे संवाद करने का कष्ट करें। जी नमस्कार, ओम सभी को, और बहुत बहुत सुंदर आज की कक्षा, और आज के हमारे मुख्य वक्ता मुरली मनोहर जी, जिन्होंने आज अपनी बात बहुत संक्षेप में रखते हैं लेकिन बात बहुत दमदार होती है, और उसकी वजह से बहुत सारी चर्चा हमारे बीच में होती है। कल भी चर्चा हुई थी, कल मेरा सिग्नल बिल्कुल खराब था, मैं बिल्कुल नहीं सुन पाया, और न ही मैं रिकॉर्डिंग सुन पाया क्योंकि बहुत व्यस्त हो गया था। लेकिन आज जो बातें कही हैं उस पर मेरी कुछ टिप्पणी है, और टिप्पणी जरा हटके है, और इसलिए इसमें कुछ इस चीज पर भी विचार किया जा सकता है कि वैसे तो हम किसान के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर मेरा दृष्टिकोण है वो मानव अधिकार के हनन का है समाज में।
केवल किसान ही नहीं बल्कि और भी जो वर्ग हैं, जहाँ पर भी मानव अधिकार का हनन है, उसको ज़रूर हमें उस चीज़ पर विचार करना चाहिए और उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि हम इस तरह की जो असमानताएँ हैं या जो शोषण जहाँ पर होता है, उससे हम कैसे निजात पा सकें। और आप जो हाई कोर्ट में या लीगल तरीके से जो भी इस विषय पर भी बातचीत करके अ, वमन जी आपका नाम है शायद आप तो वमन जी से भी वर्णन। मेरा अनुरोध है जी, तो वो भी इस चीज पर विचार करें कि ये मानव अधिकारों का हनन समाज के सभी वर्गों में, केवल किसान ही नहीं, सभी किसानों में। और मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने कई साल गाँव में रह के काम किया, किसानों के साथ रह के काम किया और कई सालों तक। तो मेरे मन में जब मैंने काम शुरू किया तो यही था कि और ये भी बताया जाता था उस समय भी कि आड़ती हमारा शोषण करते हैं, आड़ती ने ऐसा कर दिया, आड़ती ने ऐसा कर दिया, फलाना हो गया। और हमने भी उस चीज़ को बिल्कुल माना और कई वर्षों तक माना। हमने उस चीज़ पर भी अनुभव किया कि ऐसी भी अ, स्थितियाँ आती हैं, ऐसे भी अवसर आते हैं जब आड़ती या अन्य जो वर्ग है वो भी प्रभावित होता है नकारात्मक तरीके से। तो मैंने वहाँ की मंडी का जब मैंने अध्ययन किया ये पाया कि कितने लोग हैं यहाँ पर 1236 तब आड़ती थे या मिडलमैन थे जो कि ट्रेडिंग का काम करते थे। और उनसे जाकर के पूछना शुरू किया कि आप क्या करते हैं? आप उनके क्या तरीके हैं? उनका किसानों के साथ किस प्रकार से रहता है? क्योंकि किसान उनको नहीं छोड़ रहे थे। जब मैं काम कर रहा था किसान उनको नहीं छोड़ रहे थे और पूर्ण रूप से अलग से नहीं आ रहे थे कि हम हट करके हम जा करके अपना काम हम ऐसी व्यवस्थाएँ बना लेंगे जो कि हमने प्रयास भी किया था सीधे उनको बड़ी मंडियों के साथ, बड़े उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, केवल 50% की सफलता मिली। तो हमने ये समझने का प्रयास किया कि ये आड़ती क्या है? इस आड़ती के बारे में उसकी विशेषताएँ क्या है? तो इसको एक सर्वे के रूप में, एक उसकी स्थिति को समझने के रूप में सर्वे करने का प्रयास किया क्योंकि एक हमारे जब संगठन बना उसके सचिव ही किसानों का पैसा लेके भाग गया। और उसको अपने आप को मानसिक रूप से वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं मानसिक रूप से डिरेंज्ड जिसको कहते हैं, वो घोषित कर दिया। जिससे कि पैसे की वसूली भी नहीं हो सकी लीगल तरीके से, ठीक है? तो ऐसे ऐसी कई सारी स्थितियाँ हुई। तो हमने जब आढ़तियों से पूछा तो हम उस समय ये भी सोचा कि क्या सारे आढ़ती खराब हैं? क्या सब में खराबी है? क्या सब राक्षस हैं? क्या सभी शोषण करने वाले हैं? तो ऐसा जब इस स्थिति के साथ गए और बड़े निष्पक्ष रूप से इसको समझने का प्रयास किया, तो पता लगा कि हाँ, सारे आड़ती खराब नहीं है, कुछ उसमें से अच्छे भी हैं, धर्म कर्म करने वाले भी हैं। और उनके साथ जब डिटेल में हमने चर्चा की तो ये पाया कि कई सारे ऐसी केस स्टडीज़ बनी, जिसमें ये पता लगा कि बहुत सारे किसानों ने पैसा लिया था, लेकिन लौटाया नहीं, आड़ती को वापस नहीं नहीं लौटाया। तो क कभी किसी के पास 15 लाख उस समय 15 लाख ज़्यादा होता, किसी के पास 20 लाख, किसी के पास 40 लाख, ऐसे करके उधारी में फँसा हुआ था मामला। यानी कि पैसा तो ले लिया लेकिन किसी कारणवश नहीं दे पाए। अब आढ़ती बहुत परेशान है, भई उसने पैसा लगा दिया उसमें पैसा रिटर्न नहीं हो रहा है, किसान उसके पास नहीं आ रहा है, दूसरे के पास चले जा रहा है। उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो एक तो ये वाली स्थिति है इसको आप भी समझ सकते हैं, इसके ऊपर विचार भी हम कर सकते हैं कि ये क्या स्थिति है और उसकी वजह से 1-2 आढ़ती ने तो ज़हर खा करके अपनी जान भी दे दी। ओके? तो क्या यहाँ पर इसको क्या हम मानव अधिकार का हनन कह सकते हैं, उसको मान सकते हैं? क्या उसमें हम सोच सकते हैं? तो एक तो ये वर्ग हो गया जहाँ की ये किसान और आड़ती के बीच में जो लव एंड हेट का हमेशा लड़ाई चलती रहती थी कि कौन अच्छा है। ज़्यादातर किसान के पक्ष में ही सभी लोग बोलते हैं 99% लेकिन आड़ती का भी एक पक्ष मैंने बहुत नज़दीकी से देखा और समझने का प्रयास किया कि ऐसा अगर हो तब क्या हुआ? किसके मानव अधिकार का हनन हुआ और किसने किया? तो एक तो ये वाला पक्ष रहा है। दूसरा पक्ष रहा है जो कंज़्यूमर है। कंज़्यूमर का जो पक्ष रहा है और मैं इसको मानवाधिकार के दृष्टिकोण से ही कह रहा हूँ। अब सारे वर्गों की जब मैं बातचीत कर रहा हूँ तो किसान का भी एक वर्ग है, आढ़ती का भी एक वर्ग है और एक अर्बन कंज़्यूमर का शहर में रहने वाले एक एक वर्ग है जो कि बहुत सुरक्षित है, आर्थिक रूप से सशक्त है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी को ही हो रहा है।
लेकिन एक बहुत सारा बड़ा तबका है सभी श्रेणियों में, शायद जो कंज्यूमर में भी, शहर में रहने वाले लोग जिसकी कोई अपनी जमीन नहीं है, और ज्यादातर किसान भी जिसका कि शोषण हो रहा है। तो ये जो बड़ा तबका है जिसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ, इनका भी मानव अधिकार है और इसको हमें एक समग्र रूप से देखने की जरूरत है। जो जहाँ पर नौकरी में जब शोषण होता है, इसको भी मैंने बहुत करीबी से देखा है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा समय अपना नौकरी में बिताया। तो हमने देखा कि बहुत जगह पर इसका भी एक शोषण एक वर्ग करता है, और जो नौकरी करने वाला है उसके पास तो जमीन भी नहीं है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसका जब शोषण हो जाए तो उसके मानव अधिकार के लिए कौन बोलेगा? तो बहुत सारे ऐसे यूनियन बनी, ट्रेड यूनियन बनी, उसके भी बहुत सारे नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने पावर के लिए बाकी उसका शोषण किया। हम कम्युनिस्ट उसकी बात करते हैं तो वहां पर भी इस तरह का आम आदमी का, छोटे लोगों का शोषण हुआ है। तो क्या ये मानव अधिकार के राइट्स में, ये उसके दृष्टिकोण से, इस पर भी हम एक समाज में एक समग्र रूप से एक बैलेंस बनाने की जब बातचीत करें, तो इसके बारे में भी आप विचार करिएगा, इसके बारे में भी सोचिएगा, जिससे समाज के सभी वर्गों को कुछ न कुछ इसका लाभ मिल सके। ये एक समग्र रूप से एक चिंतन है, एक विचार है, कुछ मेरे पर्सनल अनुभव भी हैं और इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। तो ये तो एक फूड फॉर थॉट हमारे लिए हो गया है। लेकिन मैं बाकी अपने साथियों से ये भी बताना चाहूँगा कि कल मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया और भारत सरकार ने अभी जो सॉइल हेल्थ के ऊपर जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें काफ़ी हमने थोड़ा-सा सहयोग देने का प्रयास किया। और आज के मुख्य अतिथि को और मैं ये बताना चाहूँगा, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, कि जो सॉइल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना है और ये ध्यान सभी को देना है। ये केवल किसान ने नहीं देना है, ये शहर में वाले रहने वाले लोग भी और उसके उससे संबंधित, कृषि से संबंधित सभी लोगों ने इसके ऊपर विचार करना है। तो इसमें बहुत मेरी विस्तृत वार्तालाप हुई, कल वीडियो कॉल हुआ उनके साथ, सचिव और जो इसमें देखते हैं उनके साथ भी। और हमने एक जो सांप सीढ़ी का खेल बनाया है, उसको एक थोड़ा-सा एक आगे वो रास्ता प्रशस्त हो गया कि उसमें उन्होंने कहा कि हम इसको 1000 स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर के इसको करेंगे। थोड़ा-सा उन्होंने उसमें सुझाव भी दिए कि उसको कैसे किया जाए, और इसको साथ ही जो सॉइल हेल्थ कार्ड सरकार का आ रहा है, उसको भी इसको आगे बढ़ाने की बातचीत है। और इसके माध्यम से जो हमारे शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से जो संस्तुतियाँ दी जाती हैं कि कितना फर्टिलाइज़र डालना है, कितनी खाद डालनी है, क्या इसमें अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज़ क्या होंगी, इसके ऊपर भी जो संस्तुतियाँ हैं उसको खेल-खेल में चर्चा की जाए महिलाओं के साथ। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के और केवीके के साथ मिलकर के इसको सारे केवीकेज़ में ये जो ट्रेनर हैं और मास्टर ट्रेनर्स हैं, उनके साथ एक ये सत्र उनके लिए शायद अनिवार्य किया जाएगा कि वो इनको 1 घंटे के समय में खेल-खेल में सबको समझाएँ, किसानों को समझाएँ, महिलाओं को समझाएँ, बच्चों को किसान, और समग्र रूप से इसको आगे ले जाने का प्रयास करें। तो ये खेल आप सबकी कृपा से, सबके सहयोग से, सबके योगदान से हम लोग इसको आगे तक ले गए हैं। सरकार अपनी नीतियों में कुछ शायद परिवर्तन करेगी आने वाले समय पर। मेरा बहुत अच्छा पॉज़िटिव कल का रिस्पॉन्स रहा और काफ़ी मुझे समय दिया, करीब पौन घंटे का समय सचिव ने मुझे वीडियो कॉल के माध्यम से दिया। उससे पहले भी एक उन्होंने दे दिया था, समय दिया था 20 मिनट का। तो उसमें फिर बातचीत हो करके हम शायद इस मिट्टी को और इस धरती माता को हम बचाने में और इसको समृद्धशाली बनाने में, क्योंकि खेती जब तक कि आपकी मिट्टी सही नहीं है, उसमें सही चीज़ में उसमें क्या है बैलेंस नहीं है, जब तक कि मिट्टी का जो है बैलेंस नहीं है, तब तक के हम खेती नहीं कर सकते हैं। सस्टेन्ड रूप से खेती नहीं हो सकती है। और खेती की वर्तमान जो हालत है और पानी की जो हालत है, जितना प्रदूषण उसमें हो गया है, उसको भी बचाना है। तो मिट्टी का भी एक मानव अधिकार है, उसका भी एक एक लिविंग बीइंग है। उस मिट्टी के अधिकार के प्रति भी हम विचार करते हुए हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। और जो सांप सीढ़ी का खेल है, उसमें एक कॉपीराइट का भी हमें मिल गया है अभी तक के। लेकिन ये कॉपीराइट का मतलब ये नहीं है ये कि कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कॉपीराइट उसके लिए है कि कोई उसका कमर्शियल तरीके से उपयोग नहीं करे, और कॉपीराइट इसलिए है कि सभी लोग इसका उपयोग कर सकें और सभी लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में इसको लेकर के आगे अपना काम कर सकें।
तो ये कल की चर्चा थोड़ी सी रही है। आने वाले समय पर इस पर और मैं जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाएंगे वैसे सदन को मैं अवगत कराता रहूंगा। और तो मैंने जो बात कही है उसमें और क्या सुधार हो सकता है और क्या हम संभावनाएं देख सकते हैं, और जो विशेषकर जो किसानों की बात है और गरीब लोगों की बात है और जो हमारे कुछ एक जो वंचित वर्ग है या शोषित वर्ग है उसको एक समग्र रूप से अगर हम देख सकें तो हम अपनी बातों को अच्छी तरह से और सबका हित हो सके, सर्वजन हिताय हमारी नीतियां बन सके और सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा निर्भरता नहीं रहे। एक सामाजिक संरचना इस प्रकार से रहे कि हम सब लोग मिलकर के एक समुदाय के रूप में कहीं ना कहीं तो एक कॉमन मिनिमम चीजों के ऊपर बातचीत करें और कॉमन मिनिमम को इम्प्लीमेंट भी करें। और इस तरह से ये लेकिन समुदाय की हमारी क्या जिम्मेदारी होगी। एक हमारे जो साथी हैं जो बुद्धिजीवी हैं और जो इसके बारे में विचार करते हैं वो पब्लिक में जाकर के क्या बातचीत करें, उनके लिए क्या ब्लूप्रिंट होगा, इसके ऊपर भी आप हमें अगर बताएंगे और लीगल तरीके से उसको बताएंगे तो हम एक तरफा बात नहीं करते हुए सभी वर्गों के लिए बातचीत करें तो ये सर्वजन हिताय होगा, सर्वजन सुखाय होगा शायद। इस तरफ हमें समाज को और भारत को आने वाले समय पर बढ़ना चाहिए। विकसित भारत अगर हमें चाहिए तो इसी से हम विकास की यात्रा की हम शुरुआत करनी चाहिए और इसी तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। मैं इतना कह करके आप सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। जी, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। आप इस तरफ किसानों के कल्याण के लिए, हमारी धरती माता को स्वस्थ बनाने के लिए, लगातार समाज में परिवर्तन लाने के लिए आप लगे हुए हैं और निश्चित सफलताएं जब व्यक्ति समाज के जन कल्याण के भाव से प्रयास करता है तो सफलताएं मिलती हैं। आज आपने बहुत खुशी की बात है कि आपने मिट्टी परीक्षण और सांप सीढ़ी का जो खेल केवीके और अन्य संस्थानों में सरकार ने जो है अनुमति दी है कि और हमारे किसान भाई, क्योंकि मिट्टी अगर स्वस्थ रहेगी तो हमारे किसान जो है इसमें प्राकृतिक खेती कर पाएंगे। इधर दूसरी तरफ जो है आदरणीय हमारे वरुण श्रीवास्तव जी जो एडवोकेट हाई कोर्ट से हैं, वो एमएसपी से कम लागत पर अगर कोई व्यापारी अगर हमारा कृषि उत्पादन खरीदता है तो उस पर अर्थदंडनीय अपराध घोषित किया जाए, उस पर अपराध की कार्रवाई की जाए। इस विषय को लेकर भी लगातार दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों किसानों के हित में है। हमारी धरती माता और हमारे किसान जो है कैसे स्वस्थ हों, कैसे समृद्ध बने, इस विषय पर लगातार चर्चा है। इसमें मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको चाहूंगा कि वो अपना संवाद आगे जारी रखें। धन्यवाद मुनीलाल जी। पवन सर ने जो विषय रखा वो समग्र रूप से है और वो खेती से भी जुड़ा हुआ है, तो उस पर तो जरूर समग्र रूप से विचार होना ही चाहिए। लेकिन आज जो विशेष एडवोकेट साहब आए हैं और जो एमएसपी के संदर्भ में जो या किसानों के हित में जो चर्चा होनी है उस संदर्भ में कुछ बात करना चाहूंगा। मुख्य अतिथि जी से और एडवोकेट जी से मैं स्पेशली 1 मिनट का इंट्रोडक्शन मेरा इसलिए दूंगा कि मैं खुद किसान हूँ, बचपन से बहुत छोटे से कस्बे में रहा हूँ और खुद खेती करता हो किया भी है और खुद आज भी खेती के सारे ऑपरेशंस में जानता हूँ, इसलिए उसकी सारी तकलीफें मुझे पता है। उसके बावजूद मैं प्रोफेसर भी रहा, वैज्ञानिक भी रहा और किसान आंदोलनों से बचपन से 50 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। आप कल आपके पिताजी ने जो कल मुख्य मुद्दा जो रखा कि खेती को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, यह मांग 1980 में हमने रखी थी। 1980 में डॉक्टर एमजी बोकरे उस समय के कुलपति थे नागपुर विश्वविद्यालय के, उनके कपास किसान आंदोलन के, उनके साथ में ये मांग हमने रखी थी कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। उसके लिए छोटे मोटे आंदोलन भी हुए, लेकिन पिताजी का जो एक प्रवास चला उसी तरह से हम सबका भी प्रयास चला कि भाई जब तक जन समूह कई अलग अलग प्रकार के समूह इसमें जुड़कर जन आंदोलन नहीं होता है तब तक यह बात नहीं हो पाती। शरद जोशी जिन्होंने किसान संगठन खड़ा किया हिंदुस्तान में सबसे पहले, उनके साथ में भी काम करने का मुझे मौका मिला। आज के जो राकेश टिकैत जी हैं, उनके पिताजी के साथ में भी हमने काम किया, जो महेंद्र सिंह टिकैत थे, उनके साथ में चर्चाएं भी की। मैं ये पार्श्वभूमि इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी जानकारी के लिए कि भाई मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ। उसका निचोड़ जो है, निचोड़ ये इसलिए मैं बता रहा हूँ
कि जो बिंदु शायद आपके अध्ययन में आए होंगे, नहीं आए तो उसमें सम्मिलित किए जाए, इसलिए मैं उन प्रमुख बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो है किसानों का जो यानी एक इस मंच पे भी कई कृषि वैज्ञानिक भी आए हैं और उन्होंने एक बात कई बार बोली है जो बहुत असत्य बात है, इसलिए मैं स्पेशली आपके लिए बोल रहा हूँ कि कई लोगों ने बोला कि एमएसपी का फायदा सिर्फ 10-15% किसानों को मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। छोटे किसानों को नहीं मिलता क्योंकि छोटे किसान माल बेचते ही नहीं है, छोटे किसान अपने लिए ही उपज करते हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है, उनका बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग गलत अंडरस्टैंडिंग है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, यहाँ पे 2 एकड़ वाला भी रहे, 3 एकड़ वाला भी रहे, वो कपास ही पैदा करता है क्योंकि कपास का ही मार्केट है। वो 2 एकड़ वाला 3 एकड़ वाला भी रहे, वो सोयाबीन ही पैदा करता है और सोयाबीन और कपास घर में नहीं खाता, तो सोयाबीन और कपास मार्केट में ही लेके जाता है। तो ये तो जो नीति निर्धारण करने वाले हैं, ये नीति निर्धारण करने वालों के मन में यह जो गलतफहमी है, यह दूर करने की बहुत जरूरत है, नंबर 1। दूसरा कि हम कोर्ट में केसेस डाले, सब करे, ये तो एक बहुत लीगल तरीका होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में शासन से जुड़ी हुई जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की व्यवस्था है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की व्यवस्था भी इसमें बहुत महत्व की है। जो किसानों के जो रेट्स है, जो प्राइसेस है, वो प्राइसेस गिराने में बहुत बार, मैं किसी विशेष सरकार का बोलना रही, सरकार की एक नीति ऐसी बन गई है कि चाहे वो प्याज की कीमत हो, कपास की कीमत हो, गेहूं की कीमत हो, जब मार्केट में आता है तो निश्चित रूप से इंपोर्ट की ड्यूटी जो है वो कम की जाती है, बाहर से मार्केट आता है और जब देश में किसानों के भाव बढ़ने जाते हैं तब एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा से लगाई दी जाती है और उनको बेचने के लिए रास्ते बंद किए जाते हैं। यह दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है, सरकार के पास में बफर स्टॉक होता है, जैसा गेहूं का बफर स्टॉक, दाल का बफर स्टॉक, शक्कर का बफर स्टॉक। मैं शक्कर कारखाने का डायरेक्टर भी रहा हूं, इसलिए मैं उसको बहुत जल्दी नजदीकी से जानता हूं कि हमारे पास में शक्कर है, गोदाम भरे हुए हैं, लेकिन शक्कर का कारखाने वाला बेचने के लिए सरकार की जब तक परमिशन नहीं रही तब तक नहीं बेच पाता। तो यह सब जो चीजें हैं, इन सब बिंदुओं को उसमें सम्मिलित करने की जरूरत है। आपने किया भी होगा, लेकिन मैं एक दोहरा रहा हूं। चौथा बिंदु है कि सारी रिस्क जो है वो सारी रिस्क किसान पे है। बैंक लोन दे दी थी कुआं खोदने के लिए, लेकिन कुएं को पानी ही नहीं लगा। उसने बैंक ने लोन तो दे दिया, लेकिन 50 फुट खोदने के बाद भी पानी ही नहीं लगा, या पानी इतना कम लगा कि उसकी खेती हो ही नहीं रही। उसका बैंक को उसका कोई लेना देना नहीं है। बैंक तो बोलती है हमने लोन दिया, हमको वापस करो। अड़ते जो है व्यापारी जो है वो भी इसी तरह से, कृषि केंद्र वाले जो है वो भी इसी तरह से पैसा दे देते हैं कि भाई ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, सब लेके जाओ। लेकिन भाई वहां पे अगर गेहूं की फसल आई है और वहां पे एक रात में गारपीट आ गया तो पूरा का पूरा फसल खलास हो जाती है। संतरे का बगीचा है, ढेर सारे संतरे लगे हैं, लेकिन उसमें गारपीट आ जाती है तो पूरा लाखों का संतरा 1 मिनट में चला जाता है। उसकी इनकी कोई रिस्क नहीं होती है। तो यह सब बिंदु है। और इनका आउटकम वाली जो बात है, आउटकम वाली बात, मोदी जी ने जो 3 कानून लाए थे, ये 3 कानून उसका विकल्प था, क्योंकि उसमें जो कंपनी के माध्यम से जो मार्केटिंग होने वाला था, यह एक अच्छा बिंदु है। साथ ही साथ उनकी जो आवश्यक वस्तु की जो सूची है, आवश्यक वस्तु सूची से ये जो किसानों की बातें हैं, किसान से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उनको निकालने की जरूरत है। यह भी निश्चित रूप से है। और तीसरा जो बिंदु शायद चर्चा में आता नहीं है, वो एक बिंदु उसमें जोड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, कि बचपन से लगता है कि भाई देश में आपत्ति आ गई है तो देश में आपत्ति है आई है तो सेक्युलर क्लास पे उसका कोई असर नहीं होता। कई बार बहुत यानी उनका इंक्रीमेंट, उनकी तनख्वाहें, वो उसमें कोई कमी नहीं आती है। और जो उसमें टैक्सेस वगैरह है उसमें भी कोई कमी नहीं आती, मुनाफे में कोई कमी नहीं आती। लेकिन पूरा का पूरा जो लॉस है, ये पूरा का पूरा लॉस अनसिक्योर्ड क्लास जो है, वो अनसिक्योर्ड क्लास को ही भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनती कि अगर भी राष्ट्रीय आपदा है तो हम सब भुगतेंगे, 1 साल के लिए इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, 1 साल के लिए हमारे जो फालतू खर्चे हैं वो नहीं मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे। इस तरह से व्यवस्था करने की भी बहुत जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और भी डिटेल्स में बातें हो सकती है, मैं समय को ध्यान में रखते हुए बाकी वक्ता भी बोलेंगे। इतना बोल के मेरी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी।
आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं चाहूंगा आदरणीय वरुण जी से कि वो आपसे संवाद करें अगर कोई बात हो। सर मैं पहले जो अंकल ने बोला था उनको बताता हूँ कि मानव अधिकार का हनन तो हर ही जगह हो रहा है सर। किसानों का अधिकार का जो हनन है वो मानव अधिकार का ही हनन है। मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं कैसे इसमें आया। तो मैं आपको बता रहा था पी साईनाथ की वजह से। अभी अंकल ने भी बोला कि जो भी किसान है उसको अगर पैदावार करने के लिए गाइडेंस दिया जाता है तो उसको एम्प्टी हैंडेड छोड़ दिया जाता है। मेरे पास अभी 3 केस है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा फसल बीमा। पहली बात तो फसल बीमा करने के लिए किसान को स्वतंत्रता पहले नहीं थी, अब कर दी है क्योंकि किसानों को कुछ मिलता नहीं था। पर फिर भी क्या था कि किसानों को पहले तो हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने खुद प्रेरित करके फसल बीमा करवाया, और जब उनकी फसल खराब हो गई तो आज है मेरे पास 2018 का एक केस है और आज 2024 चल रहा है, आज तक उनको फसल बीमा नहीं मिला है। आप महाराष्ट्र में चले जाएं, जो अंकल भी बता रहे थे, महाराष्ट्र में अंकल एक योजना चलाई गई थी जो जिसमें क्या किया था कि विदेशों से गाय बुलाई गई थी। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, पी साईनाथ किताब की उनकी किताब की एक बात बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने प्रेरित किया कि आप बाहर से गायों को लाइए और उनका यहाँ पे विकास कीजिए, उनका दूध बेचिए और पैसे कमाइए। अब उनके लिए उस योजना में ये एक वो था कि जो लोकल वहां पे जो बैल थे और जो लोकल गाय थी उनको उनसे दूर करना था, कहीं बीमारी ना आ जाए, कुछ ना आ जाए। लोकल गायों को, लोकल बैलों को उन्होंने हटा दिया, अपने गांव से बिल्कुल बाहर कर दिया, उनको आने नहीं दिया और उन गायों ने दूध देना बंद कर दिया। यहाँ पर सरकार ने किसानों का हाथ छोड़ दिया कि अब क्या 50-50 हजार जमीनें बेच बेच के लोगों ने गाय खरीदी थी, विदेशों से बुलवाई थी, कुछ नहीं हुआ। मोटी मोटी बात सर जो कहने की आ रही है कि किसानों का रिस्क है, भारत को विकसित करना है, हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा हमारे देश की नीति कैसी है। हमारे देश की नीति है कि 100 रुपए अगर हमारी इनकम है और हमारे पास 100 ही लोग हैं तो हमारा देश जो नीतियां बना रहा है वो 70 लोग के लिए बना रहा है और बाकी के 30 में मिडिल मैन और रिच पीपल आ रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए, जो मेरे अपनी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि अगर इस देश की कमाई 100 रुपए है तो पहले हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 70 लोगों को पैसा भरपूर मिल जाए और फिर बाकी के वजह 30% के लिए योजना बनाई जाए। हमारी जो सरकारें हैं, हमारे संविधान में जो सरकार को डिस्क्राइब किया गया है वो एक वेलफेयर स्टेट बोला है, उसको माई बाप बोला है। जबकि आप अपने भारत के इतिहास में चले जाइए, किसी राजा को माई बाप नहीं बोला गया। किसान राजा से आर्थिक क्षमता में 19-20 होता था। पुराने जमाने में जो राजा था उससे किसान की संपत्ति 19-20, 18-20, 17 ही 20 थी, उससे कम नहीं थी। हमारी पूर्वजों को आपने देखा होगा पैर में चांदी जैसे पहन के चलते थे, जैसे कि कितना भारी सामान लेके चलते, गले में इतना मोटा मोटा चांदी लेके चलते थे लोग। संपन्नता लोगों के पास थी, आम जनता के पास थी। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पैसा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, एक जगह इकट्ठा हो रहा है, नीतियां बन रही हैं गरीबों के लिए, जबकि होना यह चाहिए कि 70% को आत्मनिर्भर करना है। आपको आत्मनिर्भर आप कैसे करेंगे? आप इस सच को झुटला ही नहीं सकते कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। चाहे कृषि में आप किसी भी चीज को इंक्लूड कर लीजिए, मत्स्य पालन को इंक्लूड कर लीजिए, कपास को इंक्लूड कर लीजिए, जिस भी चीज को आप इंक्लूड करना चाहते हैं कर लीजिए, पर कृषि प्रधान अपना देश है। कृषि जब तक विकसित नहीं होगी तब तक देश संपन्न हो ही नहीं सकता। और कृषि विकसित होने का मतलब ये नहीं है कि उनको मनमाना पैसा दे दिया जाए। आपने बोली जमीन की उर्वरकता हमने खत्म कर दी। आप रिसर्च कीजिएगा सर, जमीन की उर्वरकता इसलिए खत्म होना चालू हो गई क्योंकि प्रोडक्शन किसान ने बढ़ा दिया। क्वालिटी प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान किसी का नहीं गया, क्योंकि उसको 1 एकड़ पे 50 क्विंटल, 60 क्विंटल, 100 क्विंटल धान निकालना, उसको पैसा निकालने के लिए उसकी मजबूरी हो गई, इसलिए उसने उसमें उर्वरकता यूरिया डालना चालू कर दी। तो मैं कह रहा हूं कि आप क्वालिटी प्रोडक्शन करवाइए।
आप उनको रेट इतना दे दीजिए कि उतने क्वालिटी प्रोडक्शन में उनको उतना पैसा मिल जाए, तो वो अपनी जमीन की भी रक्षा करेगा, अपने जानवर की भी रक्षा करेगा और आपको अच्छा खाना भी देगा। ये एक सोच है, एक विचार है कि किसान को कैसे हाथ पकड़ के हमें बढ़ाना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपने महेंद्र टिकैत जी का नाम लिया, मैं राजेश टिकैत जी ने मेरा भोपाल में मुझे बुलाया था, उनसे भी मेरा संवाद हुआ, बहुत मेरा सम्मान भी किया था केस जीतने के बाद उन्होंने। तो मैंने उनको उनकी भी मैंने नीतियां देख ली। मैं बुरा ना माने, मैं बताऊंगा, शिव कुमार कक्का जी के साथ भी बैठ गया, इनकी भी मैंने नीतियां देख ली। जितने बड़े बड़े लोग किसान नेता बन के हमें आज नेतृत्व दे रहे हैं, सॉरी टू से बट ये सच, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये सारे के सारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैंने राजेश टिकैत जी के साथ उनकी विचारधारा पे लगभग एक दिन व्यतीत किया। मेरे को पता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। मैं लीगल की तरफ इसलिए गया, मैंने तो आपको ये भी कहना झूठ नहीं होगा कि मैंने कानून पढ़ाई शायद किसानों के लिए, अदरवाइज मैं शायद MBA वगैरह करके कहीं चला जाता, नौकरी करके लौट के यहाँ आया शायद इसी मुद्दे के लिए। तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात बता सकता हूं कि हमारे देश में वैचारिक चेंज की बहुत नीड है। वो वैचारिक चेंज केवल सड़कों पे जाकर या सरकारों को मना कर नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार कोई नहीं मानना चाहती। आपने मोदी जी के 3 कानून की बात करी, पूरे हिंदुस्तान में केवल अन्नदाता किसान संगठन था जिसने उस तीनों कानून को समर्थन किया था। हमने समर्थन किया था, हमने उसका अपोज नहीं किया था। मेरा जजमेंट लेकर दिल्ली के किसान वहां बैठे थे, पर मेरा समर्थन नहीं था उनको। मेरे को बुलाया भी इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा समर्थन ही नहीं था। मैं उन तीनों कानूनों के पक्ष में था। थोड़ी कमियां थी, वो कमियां में डिस्कशन किया जा सकता था, पर वो गलत कानून नहीं थे। कमर्शलाइज करना चाहते हैं मोदी जी, उनकी सोच बहुत अच्छी है कि वो कमर्शलाइज कर देंगे किसान। हम भी यही कह रहे हैं कि आप हमको कमर्शलाइज कीजिए विथ क्वालिटी, क्वांटिटी के ऊपर हमें मत भेजिए। हमारे देश में जो किसान है, छोटे से छोटा किसान है, उसके पास आजीविका के नाम पर सिर्फ खेती है। अगर मान लीजिए वहां कोई एक बड़ा उद्योग डालना चला जाए, अंबानी जी उसी जमीन पर 2 एकड़ जमीन पर उद्योग डालना चाहे, और वो 2 एकड़ जमीन बहुत महत्वपूर्ण जमीन है, तो या तो वो किसान के पास दो ही ऑप्शन रखेंगे, या तो आप वो जमीन मुझे बेच दो या मैं आपको नौकरी दे देता हूं। पर क्या अंबानी जी उस किसान को अपने उद्योग में पार्टनर बनाएंगे 2 एकड़ जमीन की कीमत का? बताइए मुझे। किसी भी व्यवसाय को चालू करने के लिए जमीन एक महत्वपूर्ण चीज है, पूरे कैपिटल की श्रेणी में आती है। ये विचार हमको बदलना है। किसान एक एंटरप्रेन्योर है, किसान एक प्रोड्यूसर है। आप अगर प्रोडक्शन की वास्तविक डेफिनेशन पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि केवल और केवल किसान ही प्रोडक्शन करता है। एक दाना डालता है, 100 दाने बनाता है। बाकी तो सब प्रकृति ने प्रदत्त किया हुआ है, उसको ट्रांसफर कर करके एक दूसरे को दे रहे जा रहे हैं। बिस्लेरी की बोतल क्या है? पानी तो हमको नेचर ने दिया हुआ है। एक्चुअल प्रोड्यूसर को उसका राइट नहीं मिल रहा है सर। प्रोडक्शन की डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी, एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी, खेतीहर मजदूर को जोड़ना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, मैं उस सभ्यता का वंशज हूं जिस सभ्यता में खेतीहर मजदूर की बेटी की अगर शादी होती थी तो पूरा खर्चा किसान उठाता था। अगर उसके घर में बच्चा पैदा होता था तो किसान उसको उसकी पूरा लालन पालन करता था। एक परिवार था जो सब जन सुखाए सब जन हिताए हम बातें करते हैं। ये सारी बातें तब यथार्थ में आएगी जब आपके पेट में दाना होगा और आपके हाथ में पैसा होगा। दाना तो हमारे पास है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। आप कपड़ा व्यापारी हैं अगर आपको अपने परिवार के लिए कपड़े लेने हो, अगर आपको अपने परिवार के लिए कपड़े लेने हो तो आप अपनी ही दुकान से अपने परिवार के लिए कपड़े निकालेंगे, उनकी आवश्यकता वहीं से पूर्ति कर लेंगे और बचा हुआ माल आप मार्केट में लेके जाएंगे। मेरा देश का जो किसान है 70% है। अगर वो अपने परिवार के लिए अनाज निकाल ले, क्वालिटी प्रोडक्ट जो हम अगर वो क्वालिटी प्रोडक्शन करता है तो 70% अनाज उसके पास घर में ही है। केवल 30% लोगों को खाने की आवश्यकता उनको देनी है, और इस 30% लोगों को बांटने के लिए अगर उसको पैसा मिल जाने लगे तो 70% से
आर्थिक संपन्नता पाते हैं। ये एक रिसर्च का विषय है सर, इसको आप समझे। मैं भी अभी अध्ययन ही कर रहा हूँ, मेरा बहुत ज्यादा वो नहीं है कि मैं गर्व से कह सकूं कि मेरा बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च कंप्लीटेड है, बट मैं अपने जितनी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है इससे ये कह सकता हूं कि सारी बातें जो हमने अभी की, मैंने नोट डाउन भी की है आप लोग की एडवाइस जिसमें मुझे जो अंकल ने कहा कि मानव अधिकार का हनन, सभी लोगों का हनन हो रहा है, मैं मानता हूं सभी लोग का हनन है, पर उसका इम्पैक्ट क्या है मैं आपको, आप थोड़ा सा इस पे पढ़िएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि एग्रीकल्चर को हिंदुस्तान से खत्म करना एक इंटरनेशनल साजिश है। आप जो पारंपरिक खेती हम कर रहे हैं, उस पारंपरिक खेती को खत्म करना चाहता है विश्व। ये आप बहुत गंभीरता से बात बोल रहा हूं मैं, आप इसको पढ़िएगा तो, और मैं आपको लगेगा तो कभी मेरे को मौका दीजिएगा तो मैं मटेरियल बताऊंगा आपको कैसे कैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को टारगेट करते हुए एग्रीकल्चर खत्म कर रहा है। इस पे मेरी बहुत बुद्धिजीवियों से बहस भी हुई। बी साईनाथ जी जैसे मेंटर मेरे पास है जिन्होंने मुझे गाइड किया। आपके जस्टिस मुरलीधर, आप लोग ने शायद नाम सुना हो, नास फाउंडेशन के वो रहे हैं, जजमेंट उन्होंने दिया है, उन्होंने मुझे गाइड किया। उनके साथ मेरी सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे बहुत विस्तार से बातें हुई है। तो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको जीवन का अधिकार देता है, एक अच्छे जीवन का अधिकार देता है, उसका हनन कैसे हमारे समाज में हो रहा है, ये सारे मुद्दे बिल्कुल ज्वलंत हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। पर जहां आर्थिक संपन्नता की बात आती है, वहां आर्थिक संपन्नता तो तभी आ सकती है जब देश का 70% संपन्न हो और खुद के दम पे संपन्न हो। मेरा बिल्कुल विरोध है कि भारत सरकार हमारा माई बाप ना बने, किसी का ना बने। सोशल जो उनको टर्म दिया वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब? आप सरकार का यही दायित्व होना चाहिए कि वो टैक्स वसूल करे और भारत के नागरिकों को या किसी भी देश के नागरिकों को टैक्स दे पाने की क्षमता प्रदान करे। मैं कहता हूं मैं किसान के रूप में टैक्स देना चाहता हूं, आप मेरे को उतना पैसा तो दीजिए कि मैं अपना टैक्स रिटर्न करके बता सकूं कि मैं भी इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं। मुझे टैक्स फ्री जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मैं दूसरी तरह से टैक्स तो दे ही रहा हूं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आज भी चाहता हूं कि इस पे चर्चाएं हो। जैसे आपने बोला कि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल अपने आप को एक वो सौभाग्यशाली मानूंगा अगर आप लोग मुझे एक मौका दे कि हम इस मुद्दे को वास्तविक रूप से सब लोग पारस्परिक समझ कर इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे रखें और इस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद जी धन्यवाद आदरणीय वरुण जी। और आपने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और आपकी जो सोच है, जो आपने बात की है कि हमारा किसान पहले गहने पहनता था और कृषि विकसित करना चाहते हैं आप, और आपने जो पारंपरिक खेती विदेशी कंपनियां खत्म करना चाहती हैं, ये साजिश है। यह बात सही है। देसी गाय परंपरा और पारंपरिक खेती, इसका जो है, इसी से तो व्यक्ति जो है हमारा देश समृद्ध हुआ था और रहता था। और जो अब क्वांटिटी के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर जो आपने मार्गदर्शन दिया है, सदन ने सुना है। बहुत से हमारे साथी आपसे सवाल करना चाहेंगे, संवाद करना चाहेंगे। तो आदरणीय मिथिलेश बहन जी हमारी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात करें, रखें। जी ओम, नमस्ते सभी को, नमन वंदन पूरे सदन को। मैं मिथिलेश सिंह मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, और मैंने कल भी सुना था बाबूजी को। उनका किसानी मेरे भी बिल्कुल जो है बचपन से खेतों में रह के घर था हमारा, तो उसको मैंने जिया है, देखा ही नहीं है, जिया है। और मैं अब भी अपने लेवल पर करती हूँ, छोटे लेवल पर करती हूँ। अब अपने घर में ही अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाती हूँ और अपना घर का ही खाद बनाती हूँ किचन वेस्टेज से। कल और जो ये पोल्यूशन पे जो बताया था कि जो प्लास्टिक और पन्नी, ये एक बहुत बड़ी विकृति हो गई है समाज में, मुझे वो बहुत पसंद आया था। और कल मैं नंबर नोट नहीं कर पाई थी बाबूजी का, तो मैं चाहूंगी एक तो मैं नंबर नोट कर लूं, और मैं आना भी चाहूंगी
जैसे कल इनविटेशन दिया था कि जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, जो प्लांट आपने लगाया है और जिस पे काम चल रहा है। और यही जो चिंतन और विचार मंथन चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। तो सबसे पहले तो मैं नंबर चाहूंगी जी, और फिर दूसरा आह्वान किया था बाबूजी ने कि जो एडवोकेट जुड़ना चाहें अलग अलग प्रदेश से, तो मेरे हस्बैंड भी एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और बेटा भी मेरा लॉ किया हुआ है लेकिन वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। वही समर्पण और सेवा भाव वाला पूरे परिवार के अंदर भाव है। तो कभी ऐसा कुछ होगा तो चाहूंगी मैं कि वो भी आपकी इस टीम में जुड़ करके कुछ देश के लिए करें। जी बस यही मेरा कहना था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम धन्यवाद जी। जी धन्यवाद बहन जी। और नंबर बाबूजी का उस पर स्क्रीन पे डाल देते हैं चैट बॉक्स में, तो आप लिख लें। और आपने जो अपने विजिट की बात कही है, निश्चित आने वाले अभी मेरी बात हो रही है, टीम बन रही है, जिस दिन हम सब लोग जाएंगे वहाँ आपको निश्चित अवगत कराया जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा। और आपने जो अपने आदरणीय वरुण जी के साथ अपने पुत्रों को सहयोग के लिए जो किया है, आपके पूरे परिवार को नमन करता हूं इस भाव को। और मैं रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वो अपनी बात रखें। जी ओम। सदन को नमन। आज की चर्चा बहुत अच्छे किसानों के ऊपर केंद्रित है। एक तरफ हम मिट्टी के स्वास्थ्य के संबंध में बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ उनके आर्थिक स्थिति के संबंध में। तो निश्चित रूप से कल जो चर्चा हुई थी उसी को आधार मान करके मैं आगे बढ़ता हूं कि कल जो देखिए, हम जब खेत में फसल लगाते हैं तो उस फसल को पैदा करने में केवल बाली बाली ही नहीं होती है, भुट्टे भुट्टा नहीं होते हैं, उसके साथ जो डंठल आते हैं और उसका जो आपने उपयोग किया है, तो निश्चित रूप से हम जो हमारी लागत लगाई गई है उसके केवल 33% का ही उपयोग कर रहे थे। पर अब यदि हम ये 66% का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमको लाभ होगा और हमारे किसान समृद्ध होंगे। तो हम आपके साथ जुड़ कर के निश्चित काम करेंगे, ऐसा हम लोगों ने सोचा भी है। और नर्मदापुरम से हम जो है एक टीम लेकर के आपसे संपर्क करेंगे और इस संबंध में आगे बढ़ेंगे। जियो जी धन्यवाद मेहरा जी। आप हमेशा तैयार रहते हैं, इस मिशन में आपका बहुत भूमिका है, आपके पुरुषार्थ को नमन। और मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं, इटारसी नर्मदापुरम जिले से। बहुत ही उत्कृष्ट और भारत सरकार से सम्मानित किसान हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से और विभिन्न सरकारों से सम्मान आपने प्राप्त किया। और आपके साथ इस योगाहार कार्यक्रम में जब से जुड़े हैं, इस योगा कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, सहभागी बनते हैं। आपका स्वागत है, आप आइए, अपना संवाद रखें। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे किसानों की आय को डबल किया जाए, कैसे इस विकट समस्या का हल किया जाए। मुझे लगता है कि जो जैसे दिल्ली के पास जो किसान हड़ताल कर रहे हैं और जो भारत सरकार या भारत देश की प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसके तरीके होते, कानून तरीके से हैं, कानून इतना सारा है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ, टाइम तो ज्यादा नहीं है सदन का। हमारे एनएचआई हमारे गांव के पास पुलिया नहीं बना रही थी। हम लोग जब भोपाल गए और वहां पे हमने आवेदन किया किसानों के साथ मिलके कि साहब हमारी पुलिया बनाइए, हम देश आजाद हुआ जब से हम वहां से निकल रहे हैं और आप हमारी पुलिया नहीं बना रहे। तो उन्होंने बताया कि साहब ये हमारे यहाँ तो सांसद विधायकों के हजारों लेटर पड़े हुए हैं, ऐसी अगर हम हर गांव में पुलिया बनाने लगेंगे तो हमारी तो रोड ही नहीं बन पाएगी कभी। तो साहब हम वहां से आ गए और हमने हमारे यहाँ पे
नर्मदापुरम में वकील साहब हैं, उनसे नोटिस बनवाए, एक NHI को दिया, चुनाव आयोग को दिया कि अगर 15 दिन में 20 दिन में आप हमारी रोड नहीं बनाते हैं तो हम आने वाले आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जो हमारे, कभी हमने देश आजाद हुआ है तो कभी हमने बहिष्कार नहीं किया, लेकिन आपके इसके कारण हमको ये बहिष्कार करना पड़ रहा है। हम कहीं रोड पे नहीं बैठे, हमने कहीं किसी की तोड़फोड़ नहीं करी, हम किसी को चिल्लाए नहीं, हमारे गांव ने वोट नहीं डाली। हमारी 1700 वोट है हमारे गांव की, हमारी 1700 वोट में से जब चुनाव आया तो एक वोट भी नहीं डली, ना कांग्रेस ने डाली, ना बीजेपी ने डाली, ना किसी ने डाली। और साहब शाम को 4 बजे चुनाव का दिन था, 4 बजे कलेक्टर और SP साहब आए, उन्होंने कहा साहब आपको 10% वोट तो डालनी ही पड़ेगी। हमने कहा साहब, बोले कौन है इनके लीडर आप बताइए, हम इनको अंदर करेंगे। हमने कहा साहब पूरा गांव है लीडर इसका, और पूरा गांव वोट नहीं डालना चाहता, नहीं डाला। हम बोले क्या कारण है, हमने बताया साहब कि 15 दिन पहले हमने SDM साहब, तहसीलदार, कलेक्टर, चुनाव आयोग सभी को नोटिस दिए थे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और हमारी ये रोड नहीं बनेगी तो बच्चे क्रॉस करेंगे और पीढ़ियां रोड से निकलेगी तो एक्सीडेंट होंगे। इस चीज को हमने रखा, हमने देखा कि सारी टीवी चैनलों पे चल रहा था कि भाई इस गांव ने चुनाव का बहिष्कार किया है और ये वोट नहीं किया है। आपको बताएं साहब, दूसरे दिन हमने देखा, गांव वालों ने बताया कि भैया यहाँ पे कुछ काम चालू हो गया है रोड पे। हम लोग गए तो हमने देखा वहां पे हमारी पुलिये के लिए गड्ढे खोद रहे थे और पुलिया बनना हमारा चुनाव के दूसरे दिन स्टार्ट हो गया था और वो पुलिया बन गई हमारी। चुनाव में, कानून में, भारत सरकार के कानून में वो दम है कि आदमी यहीं से बैठे बैठे सब कुछ कर सकता है, उसको कहीं रोड पे जाने की जरूरत नहीं, उसको कहीं ट्रैक्टर घुमाने की जरूरत नहीं है। ये तरीका गलत है, जो बाहर की हवा है उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप दिल से पूछो, आपके डीजल कौन डाल रहा है आपके ट्रैक्टर में? क्या किसान का डीजल डला है उस ट्रैक्टर के अंदर? आत्मा पे हाथ रख के बोल दे एक पंजाबी वहां से कि हाँ मेरा खुद का डीजल डला है, हो ही नहीं सकता। तो उसका तरीका है कैसे उसका विरोध किया जाए। इतनी सारी, इतनी अच्छी भारत सरकार में कानून की व्यवस्था है, उन कानून का उपयोग करते हुए आप किसान की समस्याओं को दूर करते हैं। मैं न्यूजीलैंड गया, मैंने वहां देखा गेहूं 200 रुपए किलो बिक रहा है। मैंने कहा डायरेक्टर साहब से कि साहब हमारा गेहूं भी तो 200 रुपए किलो बिकना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है अपन चलते हैं। हम लोग उनकी लैब में गए, हमने दिखाया, हमने कहा साहब हमारे पास भी गेहूं है, बहुत अच्छा है, हमारा भोपाल विदिशा का गेहूं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उन्होंने कहा साहब हमारा गेहूं देख लीजिए। उनका गेहूं देखा, उनके गेहूं का प्रोटीन 25 था, हमारे गेहूं का प्रोटीन 7 था। तो हमने कहा साहब हमारा प्रोटीन तो 7 है हमारे गेहूं का। उन्होंने कहा भैया 25 प्रोटीन वाला गेहूं की कीमत है 200 रुपए किलो, आप ले आइए, 200 रुपए किलो बिक जाएगा आपका गेहूं। तो हमने कहा साहब हमारे गेहूं का प्रोटीन तो 7 है। फिर हमने पता किया, बोले साहब ये तो मछली को खिलाने लायक भी नहीं है। अरे सर, हम लोग वापिस आए, जब हमने यहाँ पे वैज्ञानिकों से बात करी कि साहब हमारा गेहूं में इतना कम प्रोटीन क्यों है, हम क्यों नहीं विदेश में दे पाते हैं, विदेश वाले हमारे गेहूं को क्यों समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। जब हमें पता चला कि हम जो गेहूं पैदा कर रहे हैं उसमें हमारा प्रोटीन इतना कम है, और वो प्रोटीन की लड़ाई जो है, वो अगर प्रोटीन आपका बढ़ा देते तो पैदावार कम हो जाती, और इतने बड़े भारत सरकार, इतने भारतवर्ष की जनता को उस समय हरित क्रांति की जरूरत थी कि ये दाना गेहूं इनको खिला सके। इसलिए इनका जो है प्रोटीन कम करके पैदावार वैज्ञानिकों ने बढ़ा दी। ये इसका मूलभूत कारण निकला। अभी वैरायटीज आ गई हैं, हमारे यहाँ भी 14-15 प्रोटीन वाली। इस बार हमने 2 कुंटल गेहूं लगाया है जिसका प्रोटीन 14 से 15 है, और भारत सरकार का गेहूं है। हम भी उस तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। जिस दिन हमारे गेहूं में 25 का 24 का प्रोटीन आ गया तो हमारा गेहूं भी ऑटोमेटिक 200 रुपए किलो बिकेगा। हमें उस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारी चीजों के रेट क्यों कम है। रेट की डिमांड तो ठीक है, लेकिन हमें हमारी चीजों का समझना पड़ेगा कि हमारी वस्तु, वहां जो इमली बिक रही है वो 100 रुपए किलो क्यों बिक रही है, हमारी इमली क्यों नहीं बिक रही है। इन चीजों को भी हमें
बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी कि वहां का गेहूं जब 200 बिकता है तो हमारा गेहूं क्यों मछली पालन के लिए उपयुक्त है, आदमी के लिए उपयुक्त नहीं है। ये वहां के वैज्ञानिकों का जब हमने लेक्चर सुना तो हमारे आंखें खुल गई कि देखिए हम जो पैदावार हमारा जो किसान कर रहा है, आज देश में जो लड़ रहा है कि हमें हमारा एमएसपी चाहिए, हमने देखा हम जो क्वालिटी का गेहूं पैदा कर रहे हैं वो वहां के गाय के खाने लायक भी नहीं है। वहां का जब हमने प्रोटीन की चपाती खाई उसमें एक अलग एनर्जी थी, अलग उसमें था, और वहां के गेहूं की पैदावार 14 से 15 कुंटल थी और हमारी पैदावार 40 से 45 कुंटल है। तो हमारा जनता इतनी यहाँ पे हरित क्रांति की आवश्यकता थी, लेकिन आज इतने संपन्न किसान हो गए हैं कि वो 200 रुपए किलो वाले गेहूं को उत्पादित कर सकते हैं और उसको विदेशों में भेज के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी घटना है। और आज मैं तो मुख्य अतिथि जी से कल बहुत प्रभावित हुआ कि उन्होंने इतने अच्छी चीज का लेके आए हैं कि पराली से सारी चीज बनाने का वो उनका जो सपना है वो जल्दी पूर्ण हो। हमें भी उसका जो भी सहयोग जो भी हमें मिल पाएगा, ट्रेनिंग हम अवश्य लेंगे, हमें ट्रेनिंग लेनी है जी। ओम प्रणाम जी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आदरणीय शरद वर्मा जी आपने सदन में दी है। यह योगाहार कार्यक्रम में जो संवाद हो रहा है, ये संवाद और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किसान जो खेती करते हैं उनका संवाद है और उनकी आवाज़ है। और आप विदेश में आपने घूमा, वहाँ से जो जाना उस पर आपने कमेंट किया। मैं चाहूँगा कि अगर आदरणीय वरुण जी का इस पर कोई कमेंट हो तो सादर आमंत्रित है, फिर आगे हम किसी और। सर, अंकल ने बिल्कुल सही बात कही कि हमारा उस समय जो हमारी स्थिति थी, उस समय हमारे लिए प्रोडक्शन एसेंशियल था, पर अब वो स्थिति नहीं बची। मैं भी इसी पक्ष में हूं कि क्वांटिटी कम रहे, क्वालिटी फूड हो। कि और इसका दृष्टिकोण केवल ये नहीं होना चाहिए कि हमें विदेशों में भेजना है। आज हमारे देश में ही इतनी बीमारियां हैं, आज हमारे देश में ही मेल न्यूट्रिशन जैसी समस्याएं हैं, आज हमारे देश में ही प्रॉपर न्यूट्रिएंट किसी को नहीं मिल पा रहा है। हमें डोमेस्टिक नीड का भी व्यू रखते हुए अपनी क्वालिटी, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। मैं भी यही समर्थन करता हूं अंकल के वक्तव्य का कि भारत को अपनी रिसर्च वापस से स्टार्ट करनी चाहिए। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो भारत को वापस से भारत बनने का प्रयास बड़ी अच्छी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हमारा वही देश है और हमारे यही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिसने विदेश को भारत की ओर खींचा था। लोग भले बोलते हैं केवल मसाले मसाले से लोग आए हैं, ऐसा नहीं है। भारत की समृद्धि, भारत की आर्थिक सुदृढ़ता ने भी लोगों को आकर्षित किया था और उसका बहुत बड़ा कारण था कि भारत का किसान संपन्न था। और यही मेरा प्रयास है। आप सबका आशीर्वाद रहा तो ये लड़ाई में लड़ता रहूंगा, लोगों को समझाता रहूंगा। हम भी लोगों को यही बता रहे हैं कि आपको, और जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है ना, मैं आपको बताऊं, इसको पॉलिटिकलाइज कर दिया गया है। बाकी मैं तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के फेवर में नहीं हूं। मेरा कहना सिंपल सा इतना है कि जैसे दूसरे व्यापारी को उसका प्रोडक्ट डिसाइड करने का अधिकार मिलता है, उसकी क्या कीमत होगी, हाँ सरकारें नियंत्रण रखे उस पे कि गलत रेट नहीं तय होना चाहिए, वैसी स्वतंत्रता किसानों को क्यों नहीं। क्योंकि जब किसान अपना रेट खुद तय करेगा तो उसमें अपना नफा नुकसान ऐड करके तय करेगा, और जब वो उसको उसका रेट मिलेगा तो अपनी क्वांटिटी नहीं केवल क्वालिटी भी बढ़ाएगा। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की लड़ाई में इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि एक आधार अभी फिलहाल वही है। मेरा उद्देश्य तो किसानों को प्रोड्यूसर बनाने का है, मेरा उद्देश्य तो किसानों को उद्योगपति बनाने का है। कि भैया हम उद्योगपति कैसे नहीं है, आप ये बता दीजिए, ऐसा कौन सा काम हम नहीं कर रहे जो आप कर रहे हैं। आपने हमको श्रेणी से अलग क्यों रखा हुआ है, उद्योग नीतियों से हमें अलग क्यों रखा हुआ है। हम भारत के क्यों नहीं एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपको टैक्स दे पाने में सक्षम है। आप हमें फ्री में क्यों बांट रहे हो, मत बांटिए। आप मुझे इतना सक्षम बनाइए कि मैं भारत को विकसित करने की यात्रा में अपना भी योगदान दे सकूं। मैं एज अ फार्मर मैं चाहता हूं कि मैं एक टैक्स पेयर बनूं, पर आज हमारे देश में किसानों के लिए केवल दया दिखाई जा रही है। हमारे देश में किसानों को केवल उनको उत्साह करने के लिए चीजें की जा रही है, बट एक्चुअल सेंस नहीं है।
एमएसपी की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, हमारा मंडी अधिनियम, मध्य प्रदेश मंडी अधिनियम की धारा 36, मैं आपको स्पष्ट और बता देता हूं, धारा 36 मंडी अधिनियम की अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो भी पहली बोली मंडी में लगेगी वो समर्थन मूल्य की होगी। मेरी लड़ाई ये है, माने पहली बोली जो होगी वो समर्थन मूल्य, उसके बाद गेहूं की, चावल की क्वालिटी के ऊपर रेट बढ़ता जाएगा और वो गिरेगा तो वो भी समर्थन मूल्य पे ही गिरेगा, समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकना चाहिए। और हो क्या रहा है कि जो धाने सरकार खरीद रही है वो समर्थन मूल्य पे खरीद रही है, और जो क्या बोलते हैं किसानों की धान व्यापारी खरीद रहा है वो समर्थन मूल्य से नीचे खरीद रहा है। इसलिए ये एक दंडनीय अपराध होना चाहिए। पहली बोली समर्थन मूल्य है और आखिरी बोली भी समर्थन मूल्य है। अगर मेरी धान कचरा है तो भी समर्थन मूल्य मिलना चाहिए उसका। हाँ, ये अलग विषय है कि किसान को उसको साफ करके लाना चाहिए, किसान को उसमें नमी नहीं रहने देना चाहिए। जब आप उसको पैसा दोगे तो ये सब करेगा। कोई गरीब नहीं रहना चाहता सर, कोई गरीब नहीं रहना चाहता। आप मौका तो दीजिए, आप हमारा अधिकार तो दीजिए। हम किसान मिलकर अपनी, जैसे आपने कहा ना प्रोटीन 25%, आप अपना बचपन याद कीजिए। मैं तो अभी आया हूं, मेरे को अभी खांसी भी है क्योंकि मेरी इम्यूनिटी वीक है, पर मेरे पापा दूसरे कमरे में बैठे, उनकी इम्यूनिटी वीक नहीं है। उनने अपने बचपन में क्या खाना खाया है, उसकी क्वालिटी क्या है, जो आप लोगों ने खाना खाया है उसकी क्वालिटी क्या है, ये प्रश्न है। आज मेरे आने वाले जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी क्यों वीक है? क्योंकि हमारा ही अच्छा खाने का जो हम लोग का तरीका था वो विदेशों ने अपना लिया और हमने छोड़ दिया। हमारा कोई देसी घी खा के पहलवान लड़ने चले जाए, उसको पछाड़ पाना बड़ा मुश्किल है। दारा सिंह को देख लीजिए आप। तो वो सारी चीजें, जो क्वालिटी की बात आती है, क्वालिटी तब आएगी जब आपके 5 पैसे होंगे। 5 पैसे होने के बाद ही व्यक्ति 1 रुपया उस क्वालिटी पे खर्चा कर पाएगा। अभी स्थिति यह है कि मैं बनाता हूं 70,000 का सामान और मुझे मार्केट में बेचना पड़ रहा है उसको 5,000 में। ये लड़ाई। तो ये थोड़ी विसंगतियां हैं जिसे हमको समझना पड़ेगा। जो बुद्धिजीवी हैं, जो योग्य लोग हैं, जो कर सकते हैं, इस परिस्थिति को बदल सकते हैं, उन लोग का साथ चाहिए, उन लोग का आशीर्वाद चाहिए। हम मिलकर ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं और हम भारत को वास्तविक रूप से एक विकसित देश, एक कृषि प्रधान देश, एक संपन्न देश बनाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर आदरणीय वरुण जी बघेल साहब, और आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। और आप जो ड्राफ्ट बनाएंगे, जैसा अभी कल बाबूजी ने बोला था कि हम 5 राज्यों में, क्या अभी हमारे साथ कम से कम 10-15 राज्य से व्यक्ति जुड़े हुए हैं और जुड़ते हैं। आप ड्राफ्ट बनाइएगा, उस पर हम सब जो है पिटीशन दायर करेंगे हर हालत में, और इस लड़ाई को अभी रोकेंगे नहीं। और यह कार्यक्रम लगातार 3 साल की ओर बढ़ रहा है। इस शैक्षिक कार्यक्रम आपको और जो नए सदस्य हैं उनको बताना चाहता हूँ, 5:30 बजे से हम 7 बजे तक योग करते हैं और 7 बजे के बाद 8:30 बजे तक हम आहार पर चर्चा, खेती किसानी पर चर्चा करते हैं, समाज के परिदृश्य पर चर्चा करते हैं, राजनीतिक पर भी चर्चा करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, इन विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो आज चर्चा चल रही है। इसमें हमारी प्रणाली मराठे जी, बहन जी की हैंड रीच है, मैं उनको चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। ओम, सदन को सादर प्रणाम। मैं महाराष्ट्र के कोकण से, सिंधुदुर्ग जिले से बोल रही हूँ। पेशे से टीचर हूँ, फिर भी एक किसान की बच्ची हूँ। खेती में ही रह रही हूँ और इसलिए ज़्यादातर लगाव किसानी से है। आज मेरा भाग्य है कि इतना बड़ा कुटुंब परिवार मुझे मिला है, जहाँ इतने सारे विचारवंत देश के लिए जी रहे हैं, जिनके 3-3 घंटे इसमें समर्पित भाव से मेरा देश कैसे आगे बढ़े, किसान को आत्मसम्मान कैसे मिले और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति कैसे हो। आज बहुत उत्तम चर्चा हो रही है और आदरणीय मुरलीधर भाई कल स्कूल के कारण मैं थोड़ा सुन नहीं सकी, और उनके बेटे जो हमारे चर्चा में, हमारे इस परिवार में इसकी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा से लगे हैं, उनको धन्यवाद। और
आदरणीय पवन कुमार जी इतने अपनी व्यस्तता में ही इस परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं और अनेक सारी समस्याओं के लिए इस सदन में चर्चा हो रही है, तो हमारा देश निश्चित ही एक दिन सोने की चिड़िया बनेगा, निश्चित बनेगा, क्योंकि इतने समर्पित भाव से ये सब भाई बहन जी जान लगा के देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। उनका एक ही लक्ष्य है कि भारत में क्रांति हो जाए, कृषि में क्रांति हो जाए, हमारा भारत वैभवशाली बन जाए, उसको अच्छे दिन आए। इतने सारे लोग एक विचार से इतना बड़ा कार्य हाथ में लेके करेंगे तो भाई शरद वर्मा जी कह रहे थे कि हमें शांतिपूर्ण मार्ग से अपने विचार सरकार पर ले जानी है और वो बदलाव लाना है। इसके लिए मैं 2 पंक्तियां मेरे हृदय के विचार। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों से सबसे आगे बढ़े कदम, रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। ओम प्रणाम। बहुत सुंदर आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आपके हृदय के विचार और आपने प्रस्तुत किए। और मैं आदरणीय बने सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं, आगर मालवा आप अपनी बात रखें, फिर हम आदरणीय मुरली जी को सुनेंगे और फिर जी सदन को सभी को प्रणाम और योगार परिवार के सभी सदस्य दिव्यजनों को। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है और इस पर लागू भी होना चाहिए। आज जो हमारे एडवोकेट साहब है उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये पहले मैं सदन में बोला करता था परंतु आज उन्होंने सिद्ध करके रख दिया है। उन्होंने बताया कि मंडियों में एमएसपी पर अपना समर्थन मूल्य पर या एमएसपी पर अपना जो अनाज बिकना चाहिए वो फर्स्ट वाली बोली में भी वही भाव बिकना चाहिए और लास्ट वाले में वही बिकना चाहिए। वो होता है हमारे देश के अंदर, पर क्या होता है कि जो व्यापारी होते हैं, बनिया होते हैं, उनको दबा कर रख दिया जाता है कि 200 रुपये हमेशा आप डाउन रेट में खरीदिए और वो जो बचत का जो बीच का रास्ता वो हमारी जेब में आना चाहिए। ऐसा इन व्यापारियों के साथ में होता है और कई बार हमने देखा है एक एक दिन में मंडियों में 400 500 रुपये जो भाव के अंतर ऊपर नीचे होता है। उसका मूल उद्देश्य और कारण यही है कि मंडी के अध्यक्ष होते हैं और कुछ नेता होते हैं, उनकी दबिश में जो वो व्यापारी काम करते हैं, यही बड़ा किसानों के साथ में अन्याय होता है। इसके ऊपर भी आज थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी ओम। जी आदरणीय बने सिंह जी, आप अपनी बात रखी। आदरणीय वरुण जी से चाहूंगा कि आप उनके कमेंट पर अपनी बात रखें। जी जरूर, ये एक मुद्दा हो सकता है कि भ्रष्टाचार के कारण शायद व्यापारियों को भी मजबूर किया जाता हो कि इस रेट को वो कम डाउन रखें, लेकिन मेरा भी यही निवेदन है कि अगर व्यापारियों के भी, मैं ये नहीं चाहता कि व्यापारियों का नुकसान कहीं से हो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो कानून है उसका स्पष्टीकरण सब व्यक्ति को पता होना चाहिए। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, हालांकि ये बहुत ही स्पष्ट रूप से मंडी अधिनियम में लिखा हुआ है पर फॉलो कहीं नहीं होता। व्यापारियों के लिए बंधनकारी समर्थन मूल्य पे खरीदना है, ये मानता हूं मैं, और ये भी हमारी जिम्मेदारी किसानों की कि उनको जो गेहूं देना है वो अच्छा गेहूं देना है। हाँ, ये अलग विषय है कि सरकार, इसके लिए क्या होता है, जैसे मैं आपको मध्य प्रदेश की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ पे जो धान है, नियम ये कहता है कि जो भी धान, हमारा क्षेत्र धान का क्षेत्र है, जो भी धान के जो सैंपल बनेंगे, चार सैंपल बनेंगे। जब भी धान मंडी में आएगी उसकी 4 सैंपल बनेंगे। पहला सैंपल किसान का रहेगा, दूसरा सैंपल रहेगा मंडी प्रांगण के लिए, मंडी की कमेटी के लिए,
तीसरा सैंपल व्यापारी के लिए और चौथा सैंपल कलेक्टर बालाघाट के लिए। जैसे बालाघाट की मैं आपको बात बताऊं, वो जो कमेटी बनी है उस कमेटी में कलेक्टर अध्यक्ष रहेगा। उसका डेली रूटीन है कि वो मंडी में जाए और मंडी में धान की नमी को, दाने की कमियों को माफ करे और किसान को ये बताए कि भैया आपकी धान इस कारण से इस रेट में बिक रही है। ये नियमावली है। अब दिक्कत क्या है कि हमारा जो प्रशासन या हमारा जो शासन है वो खुद ही इसमें अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ है। इस कारण से ना इस नियम को फॉलो किया जाता है और ना ही किसानों को सही रेट मिल पा रहा है, ना व्यापारी को धान सही मिल पा रही है और भ्रष्टाचार के कारण रेट कम हो रहा है। मैं भैया की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसी स्थिति हो सकती है जहां पर व्यापारियों को मजबूर किया जाए कि रेट आप डाउन करें ताकि हमारी जेब में पैसा आए। ऐसी स्थिति है, हमारे यहाँ पे भी है। हमारे यहाँ से धान ले जाकर महाराष्ट्र में बेची जाती है। महाराष्ट्र में ज्यादा एमएसपी है, ज्यादा पैसा मिल जाता है तो यहाँ से धान ले जाकर वहां बेचते हैं। किसी की कोई रोक टोक नहीं है। मैंने बात वहीं लौट कर आ जाती है कि हमारी नीयत क्या है। भारत को भारत बनाने की वास्तविक नीयत है कि एक सिर्फ हम औपचारिकताएं निभा रहे हैं। मेरा अपना अध्ययन कहता है कि मंडी एक्ट में संशोधन होना चाहिए। एक मंडी एक्ट पूरे भारत में लागू होना चाहिए, अपने अपने स्टेट का नहीं। हाँ, अपनी अपनी स्टेट के क्रॉप्स वाइज उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। जैसे आपके यहाँ कपास होता है, हमारे यहाँ धान होता है, तो उसको हम कर सकते हैं कि उसका क्या रेगुलेशन होगा, हमारे यहाँ क्या रेगुलेशन होगा। पर मंडी के लिए बिक्री का नियम एक ही होना चाहिए। जब वो सब जगह एक नियम हो जाएगा, जैसा मोदी जी का प्रयास भी था कि एक तरह से डायरेक्ट किसान व्यापारी कांटेक्ट में रहे, बीच के लोगों को खत्म कर दिया जाए, वो सब नहीं हो पाया या हो रहा हो थोड़ी कम संख्या में हो रहा है, पर वो परिवर्तन आएगा। उनकी सोच पे मुझे दो राह नहीं है कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी की सोच किसानों के हित में नहीं है, इसमें मेरी दो राह नहीं है। वो बिल्कुल किसानों के हित में सोच रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि वो अकेले ना पड़े इस लड़ाई में, इसलिए अपन भी अपने अपने स्तर पर किसानों को बढ़ाने की कोशिश करते रहें। थैंक यू जी, धन्यवाद। आज जो है आपने अपने जो मार्गदर्शन दिया है, माननीय मोदी जी की सोच के लिए जो आपने जो कमेंट किए हैं, आपको नमन करते हैं, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की वाकई में सोच बिल्कुल सदा राष्ट्र के लिए समर्पित है। भारत माता के लिए ही पूरा समर्पित नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। परंतु जो उनको गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, जो किसान के नाम पर जो आंदोलन कर रहे हैं, उटपटांग घटनाएं कर रहे हैं, आपने कहा है कि मैं इसका साथ नहीं देता हूं, ये भी बहुत अच्छी बात है। यही हमारे किसान भाइयों के मन में आना चाहिए कि हम बात रखें, क्योंकि देने वाला और लेने वाला दोनों के भाव मिलना चाहिए। और आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको चाहूंगा अंतिम संवाद के लिए, क्योंकि समय अब हो रहा है, मैं चाहूंगा कि अपना संक्षेप में आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी अपनी बात रखने का कष्ट करें। जी ओम, सदन को प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि और कल के मुख्य अतिथि श्री दोनों ही पिता पुत्र को जो किसान हित की बातें कर रहे हैं, मेरा सादर प्रणाम। सदन बहुत अच्छे और जा रहा था, लेकिन मैंने हैंडल्स जब किया तो मुझे लगा कि सदन का समय पूरा हो रहा है। मैं अपनी बात उनकी जो लड़ाई है जिसमें वो आगे बढ़ रहे हैं, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, और अच्छी बात है, करना चाहिए। आज जो देश की परिस्थिति बन रही है उसमें किसानी को बदनाम करने का ही काम किया जा रहा है। लेकिन किसान की बड़ी विडंबना है कि वो करे क्या, ये उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा साहब। राजनीति उसे करने नहीं देगी, सामाजिक उसके साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं, उसे दिग्भ्रमित कर दिया गया पूरी तरीके से। या तो कमाओ खाओ और लुटते जाओ, बस यही एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे आंदोलनों में काम किया है, बहुत सारा आंदोलन खुद ने किया है, कुछ हक लिए हैं, कुछ हक में कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन मुझे बार बार एक वो शेर याद आता है, मैं हमेशा सुनाता भी रहता हूँ अपने इस सदन के अंदर। इकबाल साहब ने लिखा था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जिस देश का आजादी के समय किसानी और किसान क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्यादा रहा हो, समय के साथ साथ वो क्षेत्र घटता जा रहा है, मतलब खेती कम होती जा रही है
और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। उसे उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हमारे देश की सरकार बहुत अच्छे मन से काम कर रही है, बार बार कह रही है हम किसान की आय को दुगना कर देंगे, आय को दुगना कर देंगे, लेकिन आय का कोई पैमाना उसके पास अभी तक तय नहीं है। दुगना कैसे करेंगे ये भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन मेरे इसमें एक छोटा सा विषय है, किसान के पास सारी ताकतें हैं। किसान इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, किसान के पास सबसे ज्यादा ताकत है, और इसीलिए हमारे यहाँ किसान के लिए एक सम्मानी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, वो शब्द था अन्नदाता। वो देने वाला है, वो कभी मांगने वाला नहीं है, वो कहीं पे उसको जाने की जरूरत नहीं है। किसान ने अपनी व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, अपनी एकता को बताना पड़ेगा। शरद भाई ने भी उदाहरण दिया कि हमने अपनी NHI से हमारी वो ले ली थी, हमने संतरों के ऊपर हमारे बगीचे जा रहे थे और हम लोगों ने 2006 के अंदर एक लड़ाई लड़ी थी कि हमारे बगीचे कट रहे थे। संतरे के बगीचे जो हमने पाले पोसे से बड़े किए थे वो जा रहे थे। हमने सरकार की नाक दबाकर हमारे हिसाब से काम करवाया। सरकार के पैरामीटर्स पे हमने कोई काम उसको नहीं करने दिया। हमने अपनी ताकत से काम किया है। हमने 2006 में भी जो मुआवजा राशि और जो हमारी शर्तों पे ली वो आज तक पूरे भारत में कहीं नहीं ली गई है। सदन में टाइम 1 मिनट ऊपर हो गया है, मेरी बात कहने के लिए समय समाप्त हो चुका है। मैं करबद्ध रूप से आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। एक आध 2 मिनट और आदरणीय शास्त्री जी, आपकी बात महत्वपूर्ण है, 2-4 मिनट देख लेते हैं। जी 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 वो मर्यादा टूटती है मुनीलाल जी भाई साहब, सदन आगे बढ़ता है और ये ठीक नहीं है। फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके आदेश हुआ सिरोधार्य है आपका। किसान के लिए हमारे अभी जो हमारे भैया हैं, अभी वरुण भाई बोल रहे थे कि हमने MSP की बात करना चाहिए। वरुण भाई, मैं कभी आपसे फोन पे चर्चा करूंगा। मुझे अच्छा लगा आपके विचारों को सुनकर कि हमारी आने वाली नौनिहाल पीढ़ी जो आगे इस देश का नेतृत्व करने वाली, हमारे कर्णधार जो हैं उनके मजबूत कंधे हैं। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा है। आप कानून रूप से भी इस चीज को लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे बीमा पे भी चर्चा करूंगा। भारत सरकार ने जो बीमा पॉलिसी चालू की है, अगर उसका पूरे देश का आकलन करेंगे आप, तो पता चलेगा कि वो किसानों से प्रीमियम ज्यादा ले रहे हैं और उनका भुगतान कम कर रहे हैं। इस देश के अंदर, इसी मध्य प्रदेश के अंदर बड़े ताकत के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पता कीजिए कि हमारी बीमा कंपनी का मालिक कौन है। किसानों से लिए जाने वाले प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश की ज्यादा है और उसका भुगतान कम है। 18 का बीमा हमें नहीं मिला, 21 का बीमा हमें नहीं मिला। उसके पीछे कारण है कि किसानों को लूटने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा है कि उसको चलाने वाले लोग AC में बैठते हैं, बड़े बड़े बंगलों में बैठते हैं, उन्हें पता ही नहीं है किसान क्या होता है। साहब, मैंने जब 2006 में आंदोलन किया था भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन के खिलाफ, तो मैंने उनसे कहा था कि हम चर्चा के लिए आपके उन बंगलों में नहीं आएंगे, हम आपके AC रूम में नहीं बैठेंगे। आप आइए हमारे साथ में और हमारे खेतों में बैठिए। जो खेतों में हमने प्लाव लगाया है ना, और जो जेठ की गर्मी है, जो बैसाख की गर्मी है, इसके अंदर आप हमारे खेतों में आके बैठिए और हमसे चर्चा कीजिए। यहां पर आप एक दिन बैठ के देखिए, हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है। तब उनको समझ में आया कि किसान अपनी उपज कैसे पैदा करता है। साहब, आप कह रहे हैं कि हमें MSP मिलना चाहिए, आपने 36 के नियम की बात की है। जब अस्पताल के बाहर जाते हैं तो हमें वहां पर विज्ञापन दिखाई देते हैं, हम दो हमारे दो, वैक्सीन लगाना जरूरी है, देश को बचाना है। हर विभाग का अपना एक विज्ञापन होता है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या मध्य प्रदेश का ये जो किसानों को सपोर्ट करने वाला अधिनियम है, क्या ये मंडी बोर्ड के बाहर लगा होता है? क्या मंडियों के बाहर लिखा होता है? क्या ये लिखा होता है कि आपको कौन सी फसल वहां पर बिक्री के लिए लाना है? क्या इस देश के कलेक्टर को, जो इस देश हमारे राज्य जिले को चलाता है, क्या उस कलेक्टर के पास इतनी फुर्सत है कि वो हमारे दिए हुए चारों सैंपल को चेक कर सके? आप मुझे बताइए कि कब हमारे जिले का कलेक्टर कब मंडी में जाता है? और जिस दिन वो मंडी में जाता है किसान की उपज को चेक करने के लिए, उस दिन तो उसको वहां उस दिन किसान आता ही नहीं है, उस दिन तो बैठक होती है। तो ये जो अंग्रेजी है, ये जो काले अंग्रेज है ना साहब, इन काले अंग्रेजों का ट्रीटमेंट होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक दिन जरूर इलाज करेगा। वो 3 कानून जो आए थे, मैं भी उनका समर्थन करता हूं। मैं किसान के उपज के मूल्य का समर्थन करता हूं कि उसे उसकी वाजिब मूल्य का, हम देश के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। हम अपना हक क्यों छोड़ दें? मैं कह रहा हूं, आप हमसे टैक्स लीजिए, मैं भी तैयार हूं आपके साथ टैक्स देने के लिए, लेकिन हमें तो हमारा मूल्य दीजिए ना।
हम 85% खेती वाले लोग थे, हमारी खेती करने का रेशो 85%। हमको जबरदस्ती ये डाला जा रहा है, ये देश बेरोजगार है, ये देश बेरोजगार है, ये देश बेरोजगार है। अरे साहब, हमारे यहाँ कभी बेरोजगारी रही नहीं है। हम तो कृषि प्रधान देश है ना, हमारा तो रोजगार का सबसे बड़ा आधार कृषि है। तो जिस देश के अंदर सबसे ज्यादा किसान रहता है, जिस देश में अंदर सबसे ज्यादा उपज देने वाली किसानी होती है, जहां खेती होती है, जहां अन्न धन भरे जाते हैं, दूध के भंडार भरे जाते हैं, उसको शोषित करके उसको खत्म करने का प्रयास साजिशें कर रहे हैं। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन इस बात को उठाने वाले लोग, आपने आदरणीय कक्का जी की बात की, मैंने उनके साथ काम किया है, आज से 20 साल पहले काम किया है। वो मेरे प्राइमरी सेक्शन के साथी रहे हैं। लेकिन हम राजनीति करना चाहते हैं साहब, आज राजनीति से महल बन रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। जो 2 कपड़े में रहने वाला था, आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक कौन हो गया। ईडी वीडी के खेल खिलाए जाते हैं। सबको समझ में आता है राजनीति का चरित्र ही ऐसा है। जो भी उस तख्ते ताऊस पे बैठेगा, दिल्ली के शासन पे बैठेगा, उसके अंदर धृतराष्ट्र के गुण थोड़े बहुत तो आ ही जाएंगे। भीम ने भी नगाड़ा बजाया था ना युधिष्ठिर के लिए कि कल समस्या सुनेंगे। हमारी समस्याएं टाली जाती हैं, किसानों की समस्याएं टाली जाती हैं, उन्हें मनोयोग से हल करने का प्रयास नहीं किया जाता है। जिस दिन इस देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो किसानी के बारे में सच्चे मन से सोचेगा, मैं जानता हूं उस दिन इस देश के किसानों को जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन मैं तो मांगने के पक्ष में रहा ही नहीं हूं साहब। मैं तो जाति का ब्राह्मण हूं, लेकिन काम मांगने नहीं जाता हूं कभी भी। मैं तो छीनने का प्रयास करने वाला व्यक्ति हूं। मैं अपने हक को लेना चाहता हूं और अपने हक को लेकर रहता हूं। मेरी ऐसी आदत भी है और लेता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये दिल्ली बंद करने का आंदोलन नहीं होना चाहिए। इसकी बजाय इस देश के किसानों को गांव बंद करने का आंदोलन करना चाहिए। देश का सारा सामान गांव से तैयार होकर जाता है, किसी अंबानी की फैक्ट्री से नहीं, किसी अडानी की फैक्ट्री से नहीं। हम देश के 140 करोड़ लोगों के उदर पोषण का आधार अन्न पैदा करते हैं। हमारे हाथ में सबसे बड़ी ताकत है। हम अन्नपूर्णा है, हम अन्न देवता हैं, हम अन्नदाता हैं। तो जब हमारे पास संपूर्ण ताकत है तो हम सरकार कितना ले आएगी, कहां से बुला लेगी, उसका विदेशी भंडार खाली होना चालू हो जाएगा। हमने गांव बंद करना चाहिए। दूध अगर बाजार नहीं जाएगा तो सुबह कई लोगों को लेटरिन में नहीं जा पाएंगे। बहुत गंदा बोल रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा लेकिन है ना, अगर हम अनाज नहीं भेजेंगे, हम दूध नहीं भेजेंगे, हमारे पास सब्जियां हैं साहेब, कितने दिन खा लोगे मोमोज वगैरह को आप, कहां से आएंगे वो। सारा भारत की कृषि पर ठहरता है साहब। हमने आंदोलन करने की क्या जरूरत है। हम तो मौन होकर बैठ जाएंगे। भगवान शंकर की तरह यदि हमने समाधि लगा ली और हमने मना कर दिया कि नहीं, इस संसार के अंदर हमको नहीं जाना है, तो साहब ये माया वाले से ना सब सरकार मोबाइल फ्री बांटती है साहब। एक उद्योगपति को सक्षमता बनाने के लिए मोबाइल फ्री देती है, राजस्थान की सरकारें दे रही हैं, सरकार करवाती है साहब। एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेकिन इस देश का अन्न, इस देश को सक्षम बनाने का, पोषित करने वाला, आप कह रहे हैं साहब इम्यूनिटी नहीं है हमारे अंदर। किसने बताया था साहब? हमारे पास तो अनाज ही नहीं था। 1965 का युद्ध था। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस भारत की जनता से कहते हैं कि एक दिन के लिए भोजन छोड़ दीजिए, सोमवार का व्रत कीजिए। हमने परिस्थिति देखी है ना, घोड़ा दांत की मक्का देखी है, हमने लाल गेहूं देखा है। इस देश के किसान का कर्जदार है ये देश। सरकारों को अच्छे मन से सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूं, जिस दिन किसान ने यह तय कर लिया कि मैं और मेरे बच्चे, मैं सिर्फ इतना उगाऊंगा, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मुझे आपने जो समय दिया उसमें मैंने 7 मिनट का समय ज्यादा ले लिया। मुनीलाल जी, मैं बहुत दिल से क्षमा चाहता हूं। भैया से मैं अब फोन पे बात करना चाहूंगा, बाबूजी से बात करना चाहूंगा, और मेरे लायक जो भी आप आदेश करेंगे, मैं तन मन धन से जहां आप कहेंगे खड़े होइए, मैं खड़ा रहने को तैयार हूं। हाई कोर्ट बोलिएगा, सुप्रीम कोर्ट बोलिएगा, छोटी छोटी कीजिए, लेकिन मैं बीमा पे लड़ाई लड़ना चाहता हूं साहब। जब एक मोटरसाइकिल का बीमा उसे मोटरसाइकिल खरीदते वक्त ही मिल जाता है, एक कार का बीमा उसे कार का खरीदते वक्त ही उसको वहां दे दिया जाता है, लेकिन इस देश के हजारों किसानों का बीमा होता है साहब, और बैंक की वो जो राशि होती है ना, प्रीमियम की राशि, वो भी कंपनी तक नहीं जाती है, उसको बीच में ही खा लिया जाता है। तो ये जो धीरे धीरे शोषण हो रहा है, जो शने शने हो रहा है। मैं एक चीज और आपसे बात करना चाहता हूं, मैं चरनोई के ऊपर भी बात करना चाहता हूं आपसे। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार की आरक्षित भूमि थी, जो हमने गौठान के लिए रखी थी, जो गाय के लिए रखी थी, दिग्विजय सिंह के टाइम पे 5% की गई, फिर 2% की गई। क्या आप भी बता सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने चरनोई की कितनी भूमि रखी है?
गाय के खड़े रहने की जगह नहीं बची साहब, सड़क से उसके चरने की जमीन के ऊपर आप सोलर की प्लेटें लगा रहे हो, सारी जमीनों पे सोलर कर दिया आपने। आप कम से कम तय तो करो ना, कहीं खेती के लिए भी जमीन आरक्षित होना चाहिए। हमारे बाजार, हमारी खेती की जमीन जो गांव के शहरों के आसपास थी साहब, उनमें कॉलोनियां आ रही है, कॉलोनियां आ रही है, कॉलोनियां आ रही है, रोज कट रही है। खेती के लिए भी तो जमीन आरक्षित करो साहेब, न्यूनतम जमीन की बातचीत होना चाहिए। आपसे बहुत बड़ा विषय है, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, 40 कर दिया मैंने, तो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से फोन पे चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। जी आदरणीय भूपेन शास्त्री जी, आप जो है थोड़ा सा समय से और पहले, क्योंकि महत्वपूर्ण आपका जो वक्तव्य रहता है या सुझाव रहते हैं, तो 8 बजे के पहले आप जरूर हैंड रेज किया करें। और कल मैं लगता हूँ कि अभी संवाद समापन नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो मैं आदरणीय बन्ना जी से और आदरणीय हम बाबू जी से निवेदन करेंगे कि कल इसके संवाद को शायद आगे रखा जाए सदन से, ऐसा समर्थन अगर मिलता है, सदन अगर ऐसा, तो क्योंकि अभी बहुत किसानों के, बहुत हमारे सदन में उपस्थित बुद्धिजीवियों के सवाल रह गए हैं, संवाद रह गया है, महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हो रही है, निश्चित हम आगे योजना बनाएंगे, तो कल इसको जारी रखेंगे। और आज का जो समय, महत्वपूर्ण समय आपने दिया आदरणीय बर्नाज जी और आदरणीय हमारे श्रीवास्तव दादाजी और सभी सदन में उपस्थित भाई बहनों ने भाग लिया, और भी अन्य आगे कल इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आज इसी शब्दों के साथ, इसी भावनाओं के साथ मैं आदरणीय रंजना जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित कर आज के इस सेशन को समापन करें। कल हम मिलते हैं। आदरणीय पवन कुमार जी ने महत्वपूर्ण बात कही है, जो आज मिट्टी परीक्षण की और सांप सीढ़ी की है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि वो लगातार पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हम किसानों के हित में जी रंजना जी सादर आए और आभार ज्ञापित करें। जी धन्यवाद आदरणीय मंच। और आज का योगाहार सत्र, आज की हमारी योग